हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एमबाइब। मैं साकेत शर्मा, आप लोगों का मैथ्स एजुकेटर, स्वागत करता हूं एमबाइब पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा टॉप 300 क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स फॉर सीडीएस एग्जाम्स। तो ये जो 300 क्वेश्चंस आप लोग कर लेते हैं सीडीएस एग्जाम्स के लिए, इसके बाद आप लोग फील करेंगे सुपर कॉन्फिडेंट और सबसे बिल्कुल अलग। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं आप सब लोगों से करना चाहूंगा कि डाउनलोड द एमबाइब ऐप। अगर आप एमबाइब ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो आप लोग मेरे साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सो डाउनलोड द एमबाइब ऐप एंड देन प्रैक्टिस विद मी। वहां पर आप लर्न कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, टेस्ट दे सकते हो, बहुत सारी चीजें आपको वहां पर मिलती है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। देखिए, यहां पर जो पहला आपके पास स्टेटमेंट यहां पर नजर आ रहा है 1/6 स्क्वायर माइनस 1, फिर 1/8 स्क्वायर माइनस 1, 10 स्क्वायर माइनस 1 से 16 स्क्वायर माइनस 1 जा रहा है और 20/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या कोई ट्रिक है यहां पर इसको सॉल्व करने की? लेट अस सी। चलिए चेक करते हैं हम इस क्वेश्चन को किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए रफ वर्क करते हैं थोड़ा। देखिए, इस तरह का जब भी सवाल आ जाए दोस्तों, आप लोग सीधा क्या करोगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम सभी लोगों को अच्छे से पता होता है। तो 6 स्क्वायर माइनस 1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 6 प्लस 1 इंटू 6 माइनस 1, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होती है। 1 का मतलब 1 स्क्वायर ही होता है। तो यहां से मैं 6 माइनस 1 5 लिख सकता हूं और 6 प्लस 1 7 लिख सकता हूं। ऐसे ही मैं यहां पर इसको लिख सकता हूं 8 माइनस 1 7 और 8 प्लस 1 9, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, प्लस यहां से भी 1/10 माइनस 1 9 और 10 प्लस 1 11। इस तरह से ये चलता जा रहा है और यहाँ पे 1/15 इंटू 17। इस तरह से मैंने इसको पूरे एक्सप्रेशन को लिख दिया है दोस्तों। इस तरह से लिखकर अब यहाँ पर आपने अगर ट्रिक पढ़ी हुई है इस क्वेश्चन की दोस्तों, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि क्या ट्रिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। यहां पर इस तरह का जब भी सवाल आपके सामने आए तो देखो कितना कितना डिफरेंस है सबके बीच में। कॉन्जिक्यूटिव जो टर्म्स यहां पर आपको दिख रही है, लगातार जो टर्म्स आपको दिख रही है, उनके बीच में दो दो का डिफरेंस दिख रहा है। जय हो, वेलकम आशिता जी, वेलकम। फटाफट से सब लोग और जुड़ते जाइए, जो भी लोग मेरे साथ आ रहे हैं उन सभी का वेलकम करता हूं। तो यहां पर मुझे यहां पर दिख रहा है कि सब में दो दो का अंतर चल रहा है। तो ध्यान से देखना, इस तरह की सीरीज जब बनती है तो इसकी ट्रिक आपको पहले भी बताई हुई है। जो भी यहाँ पे डिफरेंस होता है उस डिफरेंस से डिवाइड कर दो। 2 का डिफरेंस चल रहा है तो 1/2 यहां पर बाहर आ जाता है। ब्रैकेट के अंदर यहां से पहली टर्म उठाओ 1/5, ये सारी टर्म कट जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी और लास्ट वाली टर्म बचेगी केवल। जब ये सीरीज पूरी बनती है तो केवल पहली और लास्ट वाली टर्म बचती है। तो -1/17, चिन्ह माइनस का आएगा हमेशा। तो पहली टर्म और आखिरी टर्म बचेगी, बाकी सब कैंसिल हो जाएगी और साथ में 20/3 दिया हुआ है। तो कितने लोग समझ गए क्या आंसर आएगा? यहां से ये 12/17 के बराबर हो गया और ये हो गया 20/3। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो 3 दूनी 6, 6 से ये 6 दूनी 12 बार कट गया और यहां से मेरा जो है ये निकल कर कितना आ गया दोस्तों? यहां से अगर मैं देखूं तो ये 12/17 मेरा यहां पर निकल कर आ रहा था। ठीक है, बताओ यहां तक का क्लियर है क्या सबको? इज इट क्लियर? यस यस, कुलदीप वेलकम, अनु सोनी वेलकम, आशिता वेलकम, आप सब लोगों का स्वागत है यहाँ पर। तो मैंने जब इसको सॉल्व किया तो 1/2 किया, 1/5 लिया, 1/17 लिया, 17 में से 5 गया, 12 आ गया और 17 इंटू यहाँ पे मैंने 17 इंटू 5 और आएगा। 17 इंटू 5 क्या आएगा? यहाँ पर एलसीएम आएगा। तो ये सारा आपका बन गया। इतना सबको समझ में आ गया क्या? जल्दी से बता दो। 3 दूनी 6 से मैंने 12 को 2 बार काट दिया दोस्तों, ये वाली वैल्यू मेरी यहाँ पर निकल कर आ गई। अब यहाँ पर आगे भी हम चेक करें तो 5 से 20 4 बार कट जाता है और ये मेरा 8/17, 8/17, ये मेरी यहाँ से वैल्यू निकल कर आ जाती है। तो कितने लोगों ने 8/17 यहाँ पर आंसर दिया है? लेट अस चेक द आंसर्स गाइज। 8/17, 8/17 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ये पहले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका फर्स्ट ही हो जाएगा। हाँ, चलिए आप लोग बताना मुझे, अगर मैं सीरीज इस तरह की आपसे पूछ लूं 1/1 इंटू 3 इंटू 5, 1/3 इंटू 5 इंटू 7, 1/5 इंटू 7 इंटू 9,
1/7 इंटू 9 इंटू 11। अब बताओ इस सीरीज में आप लोग इसको किस तरह से सॉल्व करोगे। 135 357 579 79 11। अब इस सीरीज को किस तरह से आप लोग सॉल्व करोगे। अभी 2 टर्म्स थी, अब मैंने यहाँ पर 3 टर्म्स दे दी। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन अगर आप आ जाए तो आपको यहाँ पर देखना है पहली और आखिरी टर्म जो है तीनों टर्म्स में से उनका डिफरेंस कितना है। 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 4 का है, इसका और इसका डिफरेंस भी 4 का है, इसका और इसका डिफरेंस भी कितना है, 4 का है, सबका 4 का डिफरेंस है। तो आप इसको फिर से कैसे सोल्व करोगे, 1/4, 1 जो भी कॉमन डिफरेंस चल रहा है। और यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, वहां पर केवल 2 टर्म्स थी, एक एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स नीचे दी हुई थी। तो यहां पर आपकी 3 टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स में से आप क्या करोगे, पहली 2 को उठा लोगे, 1/1 गुणा 3, बाकी सब कटती जाएंगी, यहां पर बाकी सब कटती जाएंगी। और लास्ट में से आखिरी की 2 को उठा लोगे। तो अगर 3 टर्म्स हैं तो 2 टर्म्स आपको उठानी है, पहले एक्सप्रेशन में से और लास्ट में से। तो लास्ट में से आपने क्या उठा लिया, 9 इंटू 11, इस तरह से उठा लिया। अब इसको आपने सॉल्व कर लिया और आपका यहां से आंसर आ जाएगा 1/4 इंटू 99, यहां पर आपका एलसीएम आ जाएगा 33 माइनस, और यहां पर 3 से 33 बार कट गया, और ये यहां से 11 9 99 जो है ये पूरा एक बार कट गया। तो ये आ गया आपका 1/4 इंटू 32/99, ये 4 से 8 बार कट गया। आंसर आपका जो है 8/99, 8/99 आपका आंसर आ गया। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? क्या ये सवाल आपको पूरा समझ में आ गया है, बताओ। तो इसी सीरीज के ऊपर बेस्ड एक और एक्स्ट्रा सवाल मैंने आपको बता दिया है, कभी भी इस तरह का कोई भी सवाल आए गलत मत करना दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़े, थम्स अप मुझे दिखते रहने चाहिए आप सब लोगों के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए हो ही गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आपको यहां से लेकर चलता हूं। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन आज का। The present average age of the family of 5 members is 26 years, ये दिया हुआ है। If the present age of the youngest member in the family is 10 years, then what was the average age of the family at the time of the birth of the youngest member? ये यहाँ पर पूछा है। ये जो आज का दूसरा सवाल है, एवरेज का सवाल है दोस्तों। अर्थमेटिक के कुछ सवाल हम शुरू में कर रहे हैं। तो इस सवाल के अंदर क्या खास बात है कि प्रेजेंट एज अगर हम देखें तो वो 26 साल आ रही है। किसकी 26 साल आ रही है? अब यहां पर मैं जो बताने जा रहा हूं देखिएगा, देखो अभी एवरेज एज जो है 5 मेंबर्स की है वो है 26 साल। तो 26 साल अगर एवरेज एज है तो सीधा करो इसको, 26 इंटू 5 इक्वल टू 130। इसका मतलब है 130 इनकी टोटल एज आ रही है दोस्तों। और जो यंगेस्ट मेंबर है, जो यंगेस्ट मतलब सबसे छोटा मेंबर जो है, उसकी जो एज है वो है 10 साल, ये यहां पर दी हुई है, ठीक है। 10 ईयर्स यहां पर साफ साफ बोला है, जो यंगेस्ट मेंबर है उसकी 10 ईयर्स है। तो जब ये यंगेस्ट मेंबर, जो सबसे छोटा मेंबर है, जब इसका जन्म हुआ था उस समय एवरेज एज क्या थी, ये आपको बताना है। तो एक बात बताओ, अगर सबसे छोटा मेंबर 10 साल का है, 10 साल का हो गया, तो जो यंगेस्ट है वो है 10 साल का। तो जब उसका जन्म हुआ था, जब उसकी एज 0 होगी, तो 10 साल पहले उसका जन्म हुआ था। तो 10 साल पहले ये जो 5 मेंबर टोटल हैं, इस यंगेस्ट मेंबर को मिला के, इन पांचों मेंबर की टोटल एज अभी प्रेजेंट में तो 130 है, प्रेजेंट में तो 130 है पांचों मेंबर की। लेकिन जब इसका जन्म हुआ होगा तो 10 पंजे 50 साल कम होगी इन सबकी टोटल एज जब इसका जन्म हुआ होगा। तो इसका मतलब उस समय सबकी एज जो थी वो कितनी थी, 80 साल थी दोस्तों, क्योंकि ये सबसे छोटा मेंबर 10 साल का है। तो ये 10 साल आगे बढ़ चुके हैं पांचों मेंबर्स, तो 10-10 पांचों के कम कर दिए। तो इसका मतलब जब इसका जन्म हुआ था तो इनकी टोटल एज 80 साल थी। और उस समय परिवार में इसके जन्म के समय 4 लोग थे, तो उनकी एवरेज एज थी 20 साल। ये आपका यहां पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके जन्म के समय, एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर, तो यंगेस्ट मेंबर के बर्थ के टाइम का मतलब है कि वहां पर 4 लोग मौजूद हैं, उनकी टोटल एज 80 थी, तो उनकी एवरेज एज कितनी होगी, 20 साल होगी। ये ध्यान रखना, आंसर इसका जो आ जाएगा वो 20 साल आएगा। कितने लोग कह रहे हैं ऑप्शन सी होगा? वेरी गुड। यहां पर आंसर जो दिया है वो नीलम ने सही आंसर दिया है, सी ऑप्शन, ग्रेट।
बाकी लोग भी आंसर दीजिए, आंसर देखिए सब लोग दीजिए और ये बताइए सबको बढ़िया लग रहा है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पर इसको अगर सेलेक्ट कर दूं, इसको सेलेक्ट कर दूं तो आपका आंसर जो है कूल, बिल्कुल बिल्कुल सही आपका आंसर आ गया। चलिए ये इन्वेस्टमेंट में सवाल आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल आ गया है दोस्तों। कंपाउंड इंटरेस्ट में 2000 रुपए कंपाउंड एनुअली के हिसाब से एक इन्वेस्टमेंट जो है वो 2420 हो गए 2 साल के अंदर। तो एक इन्वेस्टमेंट जो है 2000 रुपए का वो एनुअली कंपाउंड होने के हिसाब से 2420 रुपए हो गए, ठीक है। तो कितने साल में ये जो है सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, ये भैया 2000 रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है, इफ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 2000 रुपीज कंपाउंडेड एनुअली अमाउंट्स टू 2420 रुपए इन 2 ईयर्स। भाई 2 साल में 2000 रुपए 2420 हो गए, सीधी सी बात है। क्यों हो गए? क्योंकि इंटरेस्ट लग गया। इंटरेस्ट की वजह से बढ़ जाता है पैसा, पैसा जो है कहीं से बढ़ता है? इंटरेस्ट की वजह से बढ़ जाता है। तो इंटरेस्ट की वजह से ये 2000 रुपया जो है वो 2420 रुपया बन गया। तो अब कितने साल में ये जो है 4 गुना बनेगा, ये बताना है आपको। तो सबसे पहले उस रेट को निकाल लेते हैं हम जिस रेट पर ये 2420 रुपया बना है। और ये बात कौन सी हो रही है? कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है, CI की बात हो रही है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 2000 से भैया ये बन गया 2420, तो यहां से 2 से काटा तो ये 100 आ गया और ये आ गया 121। तो 2 साल में इतना हो गया, तो 1 साल में कितना होगा? तो इनका अंडर रूट ले लो, ये 10 और 1 ये 11। सबको पता है कॉन्सेप्ट हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट का कि अगर 2 साल में 100 से 121 हो रहा है तो 1 साल में 10 से 11 होगा, स्क्वायर रूट ले लिया जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर क्वेश्चन है तो, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट ले लिया। अगर 3 साल होते तो क्यूब रूट ले लेते हैं, 2 साल होता है तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो इसका मतलब 1 साल में 10 रुपए 11 रुपए बनेंगे। तो इसका मतलब इंटरेस्ट कितना लगेगा? 1 रुपए का इंटरेस्ट लगेगा 10 रुपए पर। ये प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट होता है। तो 1 रुपए का इंटरेस्ट लगेगा 10 रुपए पर। तो रेट कितनी हो गई? 1/10 गुणा 100। तो रेट जो हो गई आपकी वो हो गई 10%। बात समझ में आई? इसका मतलब दोस्तों रेट जो है वो है 10%। अब ये पूछा गया है कि सेम जो भी शुरू में इन्वेस्टमेंट किया था वो सिंपल इंटरेस्ट में वो 4 गुना कितने साल में हो जाएगा? 4 गुना कितने साल में हो जाएगा, ये बताना है आपको, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो कोई भी प्रिंसिपल अगर मान लो 1 रुपया है तो उसको अगर आपको 4 रुपया बनाना है, 1 से 4 बनाना है, प्रिंसिपल 1 है, अमाउंट 4 है, तो उसमें ब्याज लगेगा 3 रुपए का, ठीक है। या आप कह सकते हो इंटरेस्ट 3 रुपए का लगेगा, या आप कह सकते हो इंटरेस्ट जो होगा वो 300% का इंटरेस्ट होगा। डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। कोई भी चीज अगर 4 गुनी हो गई, ये ध्यान रखना, वो कितनी बढ़ गई? 300% बढ़ गई। डायरेक्ट याद रखा करो। कोई भी चीज अगर 2 गुनी हो गई तो वो कितनी बढ़ गई? 100% बढ़ गई। 3 गुनी हो गई तो 200% बढ़ गई। एक कम कर दिया करो। 5 गुनी हो गई तो 400% बढ़ गई। तो यहां पर 4 टाइम्स हो गई, इसका मतलब ये कितनी बढ़ गई? 300% बढ़ गई। तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो लगा है वो 300% लगा है 4 गुना होने पर। और हमको पता है कि 1 साल में 10% का इंटरेस्ट लग रहा है। हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ रही है? 10%। तो 300% का अगर इंटरेस्ट लगवाना हो हमको तो कितने साल में लगेगा? तो 300/10 आंसर आ जाएगा 30 ईयर्स। 30 ईयर्स इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन जिसने बताया है वो बिल्कुल सही है। नीलम खान ने यहां पर वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया है 30। और सुरेंद्र ने भी सी ऑप्शन दिया है, वेरी गुड गाइज, ठीक है। तो आंसर आपका जो होगा वो होगा 30 ईयर्स, क्योंकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाली रेट आई है उसी रेट से आपको बताना है कि वो जो भी इन्वेस्टमेंट है वो 4 गुना कब हो जाएगा। तो 4 गुना मतलब 300%। तो 1 साल में 10%, तो 300% के लिए 30 साल लगेंगे। बस सीधी सी बात है। आंसर आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा सी ऑप्शन। ये मैंने सबमिट किया और ये रहा कूल। चलिए ये क्वेश्चन जो है इसको मैं बताता हूं आपको किस तरह से सॉल्व करना है। a बराबर 1 + x/2 - x ये दिया हुआ है। a की जो वैल्यू है वो दी हुई है 1 + x/2 - x। तो यहां पर आपको ये बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर मैं यहां पर देखो इसको डायरेक्ट सॉल्व करता हूं, x बराबर मैं 1 पुट करता हूं तो a की वैल्यू आ जाएगी 2/1, ठीक है। यहां पर मैं अगर ये वैल्यू लगा दूं तो 1/2 - 1, 1/2 - 1 प्लस यहां पर भी मैं यही वैल्यू लगा दूं तो 2 × 2 4 - 1, तो 3/4 - 1 3,
ठीक है, तो ये हो गया 1/1 प्लस 1/1, इसकी वैल्यू टोटल कितनी आ गई, 2 के इक्वल आ गई दोस्तों, 2 के इक्वल आ गई। फोर्थ का आंसर जो बता रहे हैं नीलम ए बता रहे हैं। ओके, चेक कर लेते हैं। तो यहां पर मैंने x की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो मेरा a की वैल्यू 1, a की वैल्यू जो है मेरी यहां पर 2 आ गई, और यहां से जब मैंने इसको निकाला तो 3/3 करके ये टोटल 2 निकल के आ रहा है इसकी वैल्यू। मैं पहले ऑप्शन में अगर x को 1 पुट करूं तो ये मेरा बनता है 2 इंटू 1/1, तो टोटल वैल्यू मेरी 2 आती है, और यहां पे भी मेरी वैल्यू कितनी है, 2 है। सेकेंड ऑप्शन में अगर मैं पुट करूं तो ये 0 बन जाता है। यहां पर अगर मैं पुट करूं x को 1 तो ये 1/1 बन जाता है, यहां पर ये 0 बन जाता है। सारे ऑप्शन जो हैं ये कैंसिल हो गए। आंसर मेरा जो आ गया वो कौन सा आ गया, ऑप्शन ए आ गया। ये मैंने सबमिट किया, और अब यहां पर ये बोला है कि 10 लीटर मिल्क है, आउट ऑफ इट ही सोल्ड 3 लीटर्स ऑफ एट 5%, 5 लीटर्स एट 2% लॉस। देखो 10 लीटर का उसके पास मिल्क है, मैं समझा देता हूं, जो हिंदी वाले हैं वो भी देख लेना। 10 लीटर के मिल्क में से 3 लीटर उसने 5% प्रॉफिट पर बेचा है, 5 लीटर उसने 10% लॉस पर बेचा है, 2% लॉस पर बेचा है, और बाकी का जो बचा है वो उसने 10% के प्रॉफिट पर बेचा है। तो व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंट, ये आपको बताना है। तो परसेंटेज में वैल्यू आपको बतानी है। जल्दी से आप लोग ट्राई कर लीजिए, और इसके लिए मैं आपको दे रहा हूं 30 सेकंड का टाइम। देखते हैं कितने लोग जो हैं यहां पर इसका आंसर कर पाते हैं। फटाफट से आप लोगों का मैं यहां आंसर चाहूंगा। डायरेक्ट इस मेथड को आपको कैसे करना है दोस्तों, जब भी आपको ऐसे टोटल प्रॉफिट परसेंट वगैरह पूछ ले तो एक सीधा तरीका बता रहा हूं, ठीक है। 10 लीटर आपके पास मिल्क है, उसमें से आपने कितना लिया, 3 लीटर, तो 3/10, मतलब पार्ट्स में कर लो, उसको फ्रैक्शंस में कर लो कि 10 का 3/10 भाग जो है उस पर आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 5% का मिल रहा है, प्लस 10 में से 5 लीटर मतलब 5/10, 10 का 5/10 पार्ट जो है उस पर आपको लॉस मिल रहा है 2% का, तो -2 कर दिया, प्लस 5 और 3 8 हो गया, बचा 2 लीटर, तो बचा 2 लीटर, तो 2/10, 10 में से 2 लीटर जो है उस पर आपको प्रॉफिट मिल रहा है 10% का। जब आप इसको सॉल्व करोगे दोस्तों तो यहां से आपकी वैल्यूज आ जाएंगी, ये आएंगी 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, ठीक है, और बटा में 10, तो 20 और 15 35 में से 10 गया तो ये 25 हो गया, 25/10 आपका 2.5%, ये आपकी वैल्यू आ गई। आपने प्रॉफिट लॉस पढ़ा होगा, प्रॉफिट लॉस के अंदर इस तरह के सवाल आते हैं, उनको हम डायरेक्ट पार्ट्स में लेके और प्रॉफिट लॉस से मल्टीप्लाई करके टोटल प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं। तो 2.5% आपका यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। इसका एक तो ये डायरेक्ट तरीका मैंने आपको बताया, एक और तरीका ये है कि आप इसको टोटल जो है मान के और बेसिक से भी कर सकते हो। 10 लीटर को अगर मैं 100 रुपए का मान लूं तो 1 लीटर की कीमत होगी 10 रुपए, ठीक है। उसमें से 5 लीटर जो, उसमें से 3 लीटर को 5% प्रॉफिट पर बेचा गया है, तो 3 लीटर जो है वो 30 रुपए का होगा, 3 लीटर होगा 30 रुपए का, उसको बेचा गया है 5% प्रॉफिट पर। इसका 5% जो होगा वो होगा 1.5 रुपया, क्योंकि इसका 10% है 3 रुपया, तो 5% 1.5 रुपया होगा। इसमें से 5 लीटर जो है, 5 लीटर मतलब 50 रुपया, तो उसको 2% लॉस पर बेचा गया है। इसका 1% है 0.5, तो 2% होगा 1 रुपया, तो 1 रुपए का लॉस यहां पर आ गया। ये लॉस है, ये प्रॉफिट है। और जो बचा 2 लीटर, ये 5 लीटर है, 2 लीटर और बचा, वो 20 रुपए का है, और उसको बेचा गया 10% प्रॉफिट पर, तो 20 का 10% होगा 2 रुपया, उसको 2 रुपए के प्रॉफिट पर बेचा गया है। इसका मतलब टोटल जो प्रॉफिट हुआ है 1.5 + 2 3.5 रुपए का हुआ है, और लॉस हुआ है -1, तो 3.5 में से 1 गया, तो 2.5 रुपए का आपका क्या आ गया, प्रॉफिट परसेंट आ गया, वही आपका आंसर आ गया। आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को बना सकते थे। टोटल निकालने का तरीका जो होता है वेन डायग्राम का ये सवाल है, ओनली ये ध्यान रखना, इसका तरीका ये होता है ओनली हिंदी को जानने वाले लोग प्लस ओनली संस्कृत को जानने वाले लोग माइनस बोथ को जानने वाले लोग प्लस नीदर दोनों को ही नहीं जानने वाले लोग, इन सबका टोटल जब करते हैं तो वो टोटल के बराबर आता है, जितने भी टोटल लोग हैं, और वो है 40 लोग। बस इतना सा कम काम करना है आपको। दोनों को ही नहीं जानने वाले लोग x हैं, तो दोनों को जानने वाले लोग भी x होंगे, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, यहां पर बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। ओनली संस्कृत को जानने वाले लोग अगर मैं y मान लूं
तो ओनली हिंदी को जानने वाले लोग जो होंगे वो y+8 होंगे, क्योंकि 8 ज्यादा है, ये क्वेश्चन में बोला है। इन सब का टोटल जो है वो 40 है, क्वेश्चन में बोला है। तो 2y = 32 और y = आ गया आपका 16। y मतलब संस्कृत, संस्कृत को जानने वाले जो लोग हैं वो आगे 16। आंसर हो गया आपका सी ऑप्शन। वेरी गुड, बिल्कुल सही आपका आंसर आया। नीलम, नीलम का जो आंसर था वो बिल्कुल सही आ गया है। वेरी गुड, वेरी गुड। नीलम खान कह रही है कि आई एम ए बॉय। ओके, आप जो भी हैं नीलम, आपके लिए थम्स अप। ग्रेट, बहुत बढ़िया आपने सॉल्व किया। और बाकी लोगों के लिए ये एक मतलब प्रेरणा है कि आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं, और बाकी लोग भी इसी तरह से आंसर देते रहें तो मजा आएगा। सब लोग इंटरेस्ट ले, चाहे गलत ही आंसर आए, आंसर देखो चाहे गलत आए सही आए, जो भी आपके निकल के आ रहा है एक बार जरूर तुक्का तो लगाओ, कम से कम कुछ तो बताओ, ताकि मुझे पता लगे कितने लोग क्या बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आंसर जो होगा वो यहाँ पर आपका होगा 16 आपका यहाँ पर आंसर होगा। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैंने लगाया है। ठीक है, ये मैंने सबमिट किया और ये आपका आंसर आ गया। कौन सा? वाव, यही आपका आंसर होगा। अगला सवाल आपके सामने है मैक्सिमा मिनिमा के ऊपर। इसका डायरेक्ट तरीका आज आपको मैं बता देता हूं, वो याद रख लेना। और ऐसा सवाल सीडीएस के अंदर जरूर पूछा जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाए, तो यहां पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की आपकी बात हो रही है। ठीक है, तो -3x² + 2x + 7, ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन यहां पर दिया हुआ है। मैंने क्या किया, इस -3x² को पहले यहां पर कर दिया, आगे की तरफ कर दिया, क्योंकि यही कन्वेंशन होता है लिखने का। हमारा जो परंपरागत तरीका होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का, उसमें बड़ी पावर पहले लिखते हैं, छोटी पावर बाद में। तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। तो ध्यान रखना दोस्तों, ध्यान रखना कि जब भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए आपके पास, ax² + bx + c, ऐसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कोई भी आ जाए, तो अगर आप ये ध्यान रखना, अगर आपका a जो है वो <0 है, a <0 है, तो हमेशा इसकी मैक्सिमम वैल्यू ही होगी, मैक्सिमम वैल्यू ही इसकी इस्टेब्लिश्ड होगी, क्योंकि मिनिमम वैल्यू जो जाएगी इसकी वो -∞ तक जाएगी। ठीक है, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू ही पूछेगा आपसे। और अगर a < 0 है तो इसकी केवल मिनिमम वैल्यू ही आएगी। ठीक है, a < 0 है मतलब a पॉजिटिव है तो मिनिमम आएगी, और a नेगेटिव है तो मैक्सिमम आएगी। और दोनों जो आएगी उन दोनों का ही सेम फॉर्मूला सेम होता है, 4ac - b² / 4a। ये फॉर्मूला आपको लगाना है। a b c यहां पर दिए हुए हैं, और इस फॉर्मूले से चाहे मैक्सिमम पूछे चाहे मिनिमम पूछे, दोनों सेम ही आएगी। आपका आंसर वही आएगा दोनों का, चाहे मैक्सिमम पूछे चाहे मिनिमम। ठीक है, वो इस फॉर्मूले से आपकी निकल कर आएगी, ये ध्यान रखना। लेकिन कब? जब a <0 है तो मैक्सिमम आएगी। यहां पर a जो है, आप लोग मुझे बताओ <0 है कि नहीं है। तो अगर a <0 यहां पर आपको दिख रहा है, तो मैं यहां पर ये फॉर्मूला लगाता हूं, 4 × -3 × 7 4ac - b²। तो b की वैल्यू यहां पर कितनी है? 2। तो -2 का स्क्वायर करोगे तो 4/4a, 4 × -3, तो 7 चौके 28, 28 तिया 84, तो ये माइनस का 84 हो गया, माइनस का 4/- का 12, तो ये -88/- का 12 हो गया। ये कट गया, और 4 से 22 बार, 4 से 3 बार, 22/3 इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और वो किसके इक्वल आएगी? 22/3 के इक्वल आएगी। ये आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि एक्चुअली जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, जब a <0 होता है, तो वो ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से ग्राफ बनकर आता है। तो एक मैक्सिमम वैल्यू जो है वो यहां से बनकर आती है, एक मैक्सिमम वैल्यू, उससे ऊपर कभी नहीं जाएगा। और नीचे तो ये कहीं भी इन्फिनिटी तक जा सकता है, तो नीचे -∞ तक आपकी इसकी मिनिमम वैल्यू जाती है। तो इसलिए ऐसा होता है, आप लोग ध्यान रखना। 4ac - b² / 4a से आप दोनों चीजें निकाल सकते हो। मैं यहां पर इसका सी ऑप्शन लगा रहा हूं, आगे से आप सब लोग ध्यान रखना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब आप सभी लोगों को पता है कि क्या होती है? समांतर श्रेणी। तो ये समांतर श्रेणी का सवाल है दोस्तों, और इसमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि जो अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं समांतर श्रेणी के अंदर, अगर जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो ऑड है, विषम संख्या में है कुल पदों की संख्या, तो जो मिडिल टर्म होती है
वही उसका माध्य निकल कर आता है, अर्थमेटिक मीन निकल कर आता है। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या करता हूं कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है, मैं नंबर ऑफ टर्म्स को अगर मैं n मान लूं तो मिडिल नंबर जो आएगा वो आएगा n+10, क्योंकि जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो 10 कम है मिडिल नंबर से, ये बोला है। तो अगर 10 कम है तो ये n है और मिडिल नंबर n+10 होगा। और मिडिल नंबर निकालने का तरीका होता है समांतर श्रेणी में, अगर आप पूरे का एवरेज ले लो तो वही मिडिल नंबर भी होता है। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं तो जो बीच वाली संख्या होती है वही एवरेज होती है पूरी श्रेणी की, या अरिथमेटिक मीन होती है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रख लेना, वो मिडिल नंबर जो होता है। तो सभी टर्म्स का सम 75 दिया है। तो इस अरिथमेटिक सीरीज का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हम अगर एवरेज निकालें या अरिथमेटिक मीन निकालें, समांतर माध्य निकालें, उसको एवरेज भी बोल सकते हो, समांतर माध्य भी बोल सकते हो। तो टोटल सम अपॉन टोटल नंबर्स, इससे डिवाइड करना पड़ता है। तो टोटल नंबर्स हैं n, तो इससे आपका एवरेज आएगा, जो एवरेज होगा, जो माध्य होगा वो निकल कर आएगा। और वो जो एवरेज आएगा वो मिडिल टर्म ही होती है, ध्यान रखना। तो ये जो एवरेज आएगा वो n+10 के इक्वल ही आएगा, मिडिल टर्म के। यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो n² + 10n - 75 = 0। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 75 लाने के लिए 15 पंजे 75 बनता है, n की वैल्यू यहाँ पर 5 आ जाएगी और -15 आएगी, माइनस की वैल्यू हटा देना, n बराबर 5 आ गया। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 5 होंगी और मिडिल टर्म जो होगी वो होगी 15, मिडिल टर्म जो होगी वो होगी 15। यही आपका आंसर हो जाएगा, मिडिल टर्म आपकी क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। बात समझ में आ गई। अब देखो इसको डायरेक्ट करने का क्या तरीका है, डायरेक्ट भी आप इसको कर सकते थे, यहां पे मैंने पूरा कॉन्सेप्ट लगाया, यहां पर देखो इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे आप। यहां पर पूछा गया है मिडिल टर्म और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, ऑड। तो अगर मिडिल टर्म में 15 मान लूं, मिडिल टर्म में 15 मान लूं, ठीक है, तो अगर मिडिल टर्म 15 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी वो 5 होंगी, क्योंकि दोनों में 10 का अंतर है, क्वेश्चन में बोला है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 5 होंगी। तो 15 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 75 आ रहा है मेरा, और यहाँ पे भी 75 है। इसका मतलब बिल्कुल सही है, क्योंकि मिडिल टर्म ही तो एवरेज होता है। तो एवरेज को अगर टोटल टर्म से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल सम आ जाता है। तो 15 पंजे 75, ये सीधा ही आंसर आ रहा है। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। बात समझ में आ रही है सबको, इज इट क्लियर? या फिर अगर ये भी नहीं बैठे तो आप मिडिल टर्म 15 ली आपने और इससे थोड़ा आगे पीछे बना के देख लो। जैसे मान लो 5-5 के अंतर से मैं 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे 5 टर्म लेके देखूं तो इनका टोटल 75 ही निकल के आ रहा है, 75 ही आ रहा है। और टोटल टर्म्स कितनी आ रही है, 5 ही आ रही है। तो 15 और 5 का डिफरेंस भी 10 आ रहा है और सही बन रहा है, ऐसे भी सही बन रहा है। मतलब कई तरीके से हैं, आप जो है क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। तो आंसर जो मैं यहां पर बोलूंगा वो है ऑप्शन ए, यही आपका आंसर होगा। इज इट क्लियर? मैं इस सवाल को कैसे सोल्व करूंगा, अगर ये दिया हुआ है यहाँ पर, ये फिगर आपके सामने नजर आ रहा होगा, एक सर्कल है और 140 डिग्री का एंगल यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, 140 डिग्री का एंगल यहाँ पर बना हुआ है। चलो मैं इसको यहाँ पर आपके सामने अच्छे से यहाँ बना देता हूँ। ये बना हुआ है 140 डिग्री का एंगल यहाँ पर आपका, ठीक है, और एक टेंजेंट यहाँ से डाली गई है, एक टेंजेंट यहाँ से डाली गई है, ठीक है, और इसको यहाँ से मिलाया गया है इस तरह से। यहाँ पर एक सेंटर बनाया गया है और ये यहाँ पर मिला दिया गया। ये आपका R, O और S लिया गया है। यहाँ पर पॉइंट P लिया गया है, यहाँ पर पॉइंट Q लिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर T लिया गया है। अब आपको यहाँ ये बताना है, यहाँ पर आपको बताना है कि एंगल ROS कितना होगा, एंगल ROS की वैल्यू आपको बतानी है। और ये एंगल है 140 डिग्री। अब आप लोग ध्यान से देखना, अगर ये एंगल 140 है तो क्या ये एंगल 40 डिग्री होगा क्या, क्योंकि टोटल एंगल 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहां पर जो है ये 140 है और ये 40 है, तो यहां पर मेरा आ गया कितना, 180 डिग्री का एंगल आ गया। और यहां बोला गया है PR = QR, PR = QR। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये 40 डिग्री है, तो क्या इस पूरे ट्रायंगल में ये एंगल भी 40 डिग्री होगा क्या? बिल्कुल होगा, दोनों एंगल जो हैं आपके 40 डिग्री होंगे, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं।
अब मुझे चाहिए ये वाला एंगल। ये वाला एंगल निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, अब देखो यहाँ पे ये 40 ये 40, तो क्या इनका एक्सटीरियर एंगल, ये टोटल एंगल 80 डिग्री होगा क्या? क्या ये टोटल एंगल 80 डिग्री होगा क्या? बिल्कुल होगा, क्योंकि 40 + 40 80 डिग्री होगा। मुझे यहां से ये पता लग रहा है। अब मुझे इस एंगल में पहुंचना है। इस एंगल में पहुंचने के लिए मैं क्या करता हूं, कुछ कंस्ट्रक्शन मुझे यहां पर करना पड़ेगा। अगर मैं यहां से इसको यहां पर ज्वाइन कर दूं, तो आप लोग बताओ, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, दोनों बराबर हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है, दोनों रेडियस हो गई, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, और रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो बनने वाला एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो क्या पूरा ये एंगल 90 डिग्री होगा क्या? ये जो पूरा एंगल आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, क्या ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा क्या? 90, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। 90 में से 40 माइनस किया तो क्या ये 50 डिग्री का एंगल होगा क्या? अगर ये 50 है तो क्या ये एंगल भी 50 होगा क्या? ये भी 50 हो जाएगा। अगर ये 50 हो गया तो क्या ये 30 होगा क्या? क्योंकि टोटल 80 में से 50 गया तो ये 30 आ जाएगा। ये 30 है तो ये भी 30 होगा, क्योंकि दोनों रेडियस हैं, दोनों रेडियस है, ओ सेंटर है। 30 + 30 60, तो ये बचेगा 120 डिग्री। आंसर जो इस क्वेश्चन का आएगा वो आएगा 120 डिग्री। ऑप्शन आपका जो यहां पर है वो आ जाएगा ऑप्शन बी। बात समझ में आ रही है सबको? तो ये रहा आपका ऑप्शन बी ऑप्शन। यहां पर जो है आपको बताना है सी की वैल्यू क्या होगी। रिमाइंडर जो है वो इसका 6x है और इसको डिवाइड किया गया है x² - 2 से। देन द वैल्यू ऑफ c इज, तो देखो यहां पर मैं क्या करने जा रहा हूं, x² इक्वल टू 2, x² - 2 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 6x आ रहा है तो इसको पूरे को 0 के बराबर रखा और x² की वैल्यू 2 यहां से निकाल ली, तो x की वैल्यू आएगी +- √2। ठीक है, अब आप √2 प्लस का ले लो चाहे माइनस का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से सेम ही आएगा। मैं यहाँ पे x की वैल्यू √2 लगाकर देखता हूं, तो √2 का क्यूब करोगे तो ये 2√2 हो जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6√2 हो जाएगा, -6x²। x² की वैल्यू 2 है तो 6 दूनी 12 हो जाएगा और +2c। तो रिमाइंडर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को लगाते हैं। तो x की वैल्यू जब हमने यहाँ पर पूरे में लगाई तो ये रिमाइंडर आएगा, और ये रिमाइंडर जो है वो दिया हुआ है 6x और x की वैल्यू है √2। तो ये रिमाइंडर को हमने 6x के इक्वल कर दिया, 6√2 के, ये कट गया। ठीक है, तो c की वैल्यू 12/2 कितनी होगी, 6 हो गई। यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन जो है आपका हो गया डी ऑप्शन। बात समझ में आई सबको? देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है ये है SCF ऑफ 2 नंबर्स। यहां पर बात हो रही है कि SCF ऑफ 2 नंबर्स इज 19 एंड देयर सम इज 190। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नंबर्स सेटिस्फाई दीज कंडीशंस, ये आपको यहां पर बोला गया है। देखो अगर SCF 19 है तो हमको अच्छे से पता है कि दो संख्याओं का, दो नंबर्स का अगर SCF 19 है। चलिए अनमोल का वेलकम है, अनमोल 6 बता रहे हैं, यस वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया, नीलम ने भी बताया था, ग्रेट। ये वाला जो सवाल आपके सामने, ये SCF का सवाल है दोस्तों। तो यहाँ पर SCF जो है अगर 19 दिया हुआ है तो हमेशा ध्यान रखना, दो नंबर्स जब भी आपको मानने हैं तो वो SCF के टर्म्स में हम मान लेते हैं, क्योंकि SCF दोनों नंबर्स में कॉमन होता है। तो मैं दो नंबर मान लेता हूं, नंबर 1 19A और नंबर 2 19B। 19 को लेते हुए आप दो नंबर मान लो। यहां पे A एंड B आर को प्राइम्स, A एंड B आर को प्राइम्स। A और B में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। को प्राइम क्या होते हैं, जिनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता 1 के अलावा। ठीक है, तो इस तरह से ये दो नंबर है, इनका सम जो है वो 190 दिया हुआ है। तो 19A + 19B = 190 ये दिया हुआ है। तो A + B की वैल्यू 10 आ गई। अब A + B की वैल्यू 10 आ गई तो 10 किस किस तरीके से बन सकता है, वो बन सकता है 19 से, 28 से, 37 से, 46 से, 55 से। ठीक है, इस तरह से आप 10 बना सकते हो। लेकिन हमको ये तो 5 पेयर हो गए, ये पांचों पेयर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो आपस में A और B हैं वो दोनों को प्राइम है, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो ये वाला पेयर कट गया, क्योंकि 2 और 8 के अंदर 2 कॉमन होता है। ऐसे 4 और 6 ये वाला भी कट गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि इनमें भी 2 कॉमन है। 5 और 5 सेम है तो ये भी कट गया, क्योंकि इनमें भी 5 कॉमन है। तो केवल 2 ही पेयर बचते हैं, 19 और 37। तो इसका मतलब केवल 2 ही पेयर पॉसिबल हैं। ऐसे 2 ही पेयर पॉसिबल हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, 19 और
37। जब आप इनको लगाओगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब 19 को आप चाहे 19 लगा दो चाहे 91 लगा दो, बात वही है, नंबर वही आएंगे, इसलिए पेयर एक ही माना जाता है। तो 19 और 37 ये 2 पेयर बनेंगे, 19 एंड 37, ये आपका यहां पर आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन यहां पर आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी यस, ठीक है। कितने लोगों को समझ में आ गया बताओ? सवाल सारे समझ में आ रहे हैं, सबको क्लियर है सारी चीजें? यस, बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। चलो एक और बढ़िया, नंबर सिस्टम और एलजेब्रा दोनों का कुछ भी कह सकते हो आप इसको, तो दोनों की ही प्रॉपर्टीज यहां पर लग रही है। तो आप इसमें से बताइए कि कौन सा जो है यहां पर सही आंसर होगा, ठीक है। हमेशा कौन सा इसका फैक्टर नहीं होगा, इन ऑप्शंस में से आपको बताना है, ठीक है। और यहां पर n जो है वो ग्रेटर देन 3 है, n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 3 है दोस्तों, 3 से ऊपर इसकी वैल्यू है। तो मैं यहां पर ऐसा करता हूं, पहले इसको पूरा सॉल्व करता हूं। देखो इसको अगर मैं सॉल्व करूं यहां पर, तो यहां से मैंने n लिया, n स्क्वायर माइनस 4 को मैंने लिखा n प्लस 2 और n माइनस 2, ठीक है। इसका जब आप फैक्टराइज करोगे इसको, तो 9 और 1 ये इसके फैक्टर्स आएंगे, तो ये बनेगा n स्क्वायर माइनस 9 और n स्क्वायर माइनस 1, ये बनकर आएगा। फैक्टराइजेशन आपको आता है, ये गुणनखंड करना, तो ये बनकर आएगा। n स्क्वायर माइनस 9 को हम n प्लस 3 इंटू n माइनस 3 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पावर 4 है दोस्तों, n 4। तो जब आप फैक्टराइज करोगे तो n स्क्वायर की टर्म्स में फैक्टराइज होगा, फिर आगे उसको और फैक्टराइज कर लो। इसको मैं n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 लिख सकता हूं। ये पूरा मैंने फैक्टराइज कर लिया। n की वैल्यू 3 से ज्यादा है, 3 से ज्यादा है तो मैं 4 लगा के देखता हूं। यहां पर अगर मैंने 4 लगाया तो यहां से देखो 4 लगाते हैं, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 2 हो गया, और यहां लगाया तो 7 हो गया, यहां लगाया 1 हो गया, यहां लगाया 3 हो गया, यहां लगाया 5 हो गया, ठीक है। ये सब चीजें आ रही है, ये सारी चीजें यहां पर आ रही है। इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा है, यहां पर क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कभी भी इस पूरे का फैक्टर नहीं होगा? तो वो है दोस्तों 52, क्योंकि 52 52 में 13 इंटू 4 होता है, और 52 में 13 आ रहा है, जबकि इस पूरे नंबर में कहीं भी 13 नहीं आ रहा है। आप लोग देख लो यहां पर, जब मैंने n की वैल्यू सबसे कम लगाई 4, तो यहां पर कहीं भी 13 नहीं आ रहा है। ये पूरा फैक्टोरियल 7 का फैक्टोरियल बन रहा है ये पूरा, ठीक है। इसमें कहीं भी 13 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 52 इज नॉट ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ दिस। बात समझ में आई? मतलब 52 से ये वैल्यू डिवाइड नहीं हो सकती हमेशा। n इक्वल टू 4 पर नहीं हो रही है, इसका मतलब हमेशा नहीं हो सकती। हो सकता है आगे हो जाए, आगे किसी वैल्यू पर हो जाए, लेकिन यहां पर नहीं हो रही, इसका मतलब हमेशा 52 से डिवाइड नहीं होगी। बाकी आप कोई सा भी चेक कर लो, आप चाहो तो 72 बना सकते हो इन सब से। 72 से ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, 72 से ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि देखो 6 दूनी 12 12, ठीक है, या फिर 6 चौके 24, 24 तिया 72, 72 पूरा बन रहा है। 72 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 144 भी बन रहा है। ऐसे ही 126 भी आप बना सकते हो, 6 3 जा 18, 18 7 जा 126, सब बन सकते हैं, 52 नहीं बन सकता। इसका मतलब आंसर जो होगा वो होगा सी ऑप्शन। तो मैं यहां पर इसको टिक करने जा रहा हूं। सी ऑप्शन कौन सा है मेरा? 52। इसको मैंने यहां पर सबमिट किया और ये रहा। वाव! यहां पर अगर मैं बात करूं, इफ द नंबर ये डिविजिबल है 36 से, विच अमंग द फॉलोइंग आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, ये आपको यहां पर बताना है। अगर ये पूरा नंबर डिविजिबल है 36 से, विच अमंग द फॉलोइंग आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। तो देखो ध्यान से देखना, अगर ये पूरा नंबर 36 से डिविजिबल है तो ध्यान रखना 36 जो है उसकी डिविजिबिलिटी होती है 9 इंटू 4। तो अगर ये पूरा नंबर 36 से डिविजिबल है तो 9 और 4 से भी डिविजिबल होगा, पूरा डिवाइड होगा। और यहां पर अगर मैं बात करूं 35A 6 7 8 B, अगर ये 9 और 4 से डिविजिबल है, ठीक है, तो 9 की डिविजिबिलिटी होती है, डिजिट्स का सम करना पड़ता है। तो सारी डिजिट्स का अगर मैं यहां पर सम कर दूं, 5 और 3 8 और 6 14 और 7 21 और 8 29, 29 प्लस A प्लस B, ये पूरा सम जो है ये डिविजिबल होगा किससे? किससे डिविजिबल होगा? 9 से। ये पूरा सम जो है वो 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ये पूरा सम 9 से डिविजिबल होगा, ये रूल होता है 9 की डिविजिबिलिटी का। ऐसे ही 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है दोस्तों? 4 की डिविजिबिलिटी, लास्ट की जो 2 डिजिट आपको दिख रही है, लास्ट की जो 2 डिजिट आपको दिख रही हैं वो 4 से डिविजिबल होंगी।
ये 4 की डिविजिबिलिटी होती है, ये होती है 4 की डिविजिबिलिटी। लास्ट की जो 2 डिजिट दिख रही है उससे बना हुआ पूरा नंबर आपका 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर ये पूरा 4 से डिविजिबल है तो बी की वैल्यूज आप यहां पर क्या क्या रख सकते हो, 0, 4, 8, क्योंकि ये डिजिट्स हैं ए और बी, तो आप बी की जगह 0, 4, 8 लगा सकते हो। ठीक है, अगर मैं बी की जगह यहां पर 0 लगाऊं तो 29 प्लस 0 प्लस ए की वैल्यू आपको लगानी पड़ेगी 7, तब ये 36 होगा और 9 से डिविजिबल होगा। अगर मैं बी की वैल्यू 4 लगाऊं, यहां पर बी की वैल्यू 4 लगाऊं तो ये 33 हो जाता है, तो ए की वैल्यू फिर हो जाएगी 3। अगर मैं बी की वैल्यू 8 लगाऊं तो ये 37 हो जाता है, तो ए की वैल्यू भी आपको क्या लगानी पड़ेगी, 8, क्योंकि 37 प्लस 8 45 होकर 9 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये है दोस्तों कि यहां पर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या आ रही है, 7 आ रही है, 3 आ रही है और 8 आ रही है, तो 3, 7, 8 ये पॉसिबल वैल्यूज आ रही है ए की। कौन सा ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन 3, 7, 8 यही आपका यहाँ पर आंसर होगा। तो वाव, ये आपका यहाँ पर आंसर हो गया है। यहाँ पे आपको 1 बनाना है, यहाँ पे आपको 1 बनाना है, इस तरह की कुछ वैल्यूज लगाओ कि दोनों का काम हो जाए और हमारी वैल्यूज भी बन जाए। एबीसी की वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी है। तो अगर मैं यहाँ पर दोस्तों ए की वैल्यू को 2 लगा दूं, ए की वैल्यू 2 लगा दूं, तो बी की वैल्यू, मुझे बी की वैल्यू को -1 लगाना पड़ेगा, -1, तब जाकर ये 2 - 1 होकर 1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, मैंने वैल्यू बना ली अपने आप। अब यहां पर अगर मैं b की वैल्यू -1 लगाऊं, क्योंकि मैंने -1 लिया है b को, तो प्लस 1/c इक्वल टू 1 हो जाएगा, और c की वैल्यू जो आएगी यहां से 1/c, इस -1 को आप इधर ले जाओगे तो ये 1/c की जो वैल्यू है वो 2 हो जाएगी, तो c की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/2, ये c की वैल्यू हो जाएगी आपकी। तो एबीसी की जो वैल्यू आपकी हो जाएगी वो हो जाएगी 2 इंटू -1 इंटू 1/2। ये जब काटा तो आंसर आपका आ गया -1। बताओ कितने लोगों को ये समझ में आ गया। वेरी गुड, अनमोल ने फिर से सही आंसर दिया है, नीलम ने सही आंसर दिया है, बाकी लोग क्या कहते हैं, सी ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन -1। नेक्स्ट आपके सामने है, सोहन एंड रोहन स्टार्टेड अ बिजनेस एंड इन्वेस्टेड ₹1,60,000 एंड ₹2,40,000 respectively. After 3 months, Rohan left, and after 6 months, Kapil joined by investing ₹2 lakh. At the end of the year, they realized a profit of ₹1,20,000. 1,20,000. What was Sohan's share? ये यहां पर आपको बताना है, सोहन का शेयर क्या होगा। देखो, सोहन और रोहन ने स्टार्ट किया बिजनेस, 1,60,000 और 2,40,000 रुपया लगाया। तो सोहन रोहन, इसने लगाया 1,60,000, मैं 16 ले रहा हूं, 4 0 कैंसिल कर रहा हूं, इसने लगाया 24, ठीक है, 16-24 के रेशो में लगाया। 3 महीने के बाद में रोहन चला गया, तो रोहन का बिजनेस केवल 3 महीने के लिए रहा, और 6 महीने के बाद में कपिल बिजनेस में आ गया। तो कपिल आ गया बिजनेस में 2 लाख रुपए के साथ। 2 लाख में से मैं 4 0 हटा रहा हूं और 20 ले रहा हूं, तो ये रहा अगले 6 महीने तक, ठीक है, और सोहन रहा पूरे 12 महीने तक, ये बोला है यहां पर, ठीक है। तो अगर मैं यहां से 6 से काट दूं तो 6 से 2 बार कटता है, ये 4 बार कटता है, और ये पूरा पूरा यहां से कट जाता है। फिर मैं 4 से काट दूं तो 4 चौके 16 और ये 4 पंजे 20, तो यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 2 जा 8, और ये 3 और ये 5, ये रेशो आपका निकल कर आता है। इस रेशो में इनका प्रॉफिट डिवाइड होगा, ये हमारा पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। इस रेशो में अगर प्रॉफिट डिवाइड होगा तो 1,20,000 में से सोहन को कितना मिलेगा, 8/16 गुना 1,20,000, ये आपका जो आएगा वो आएगा 60,000 रुपया, ठीक है। आंसर जो होगा वो होगा बी ऑप्शन। चलिए, मुझे लगता है कि ये सवाल आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, पार्टनरशिप का सिंपल सा सवाल था, कूल। लॉग में ये सारी चीजें दी हुई है। मैं पहले आप लोगों का आंसर चाहूंगा, कितने लोग हैं जो आप लोगों में से इसका आंसर दे सकते हैं। नीलम डी कह रही है 4, बाकी लोग क्या कह रहे हैं, नीलम ने डी बोला है, बाकी लोग क्या कह रहे हैं, चलिए मैं चेक कर लेता हूं। देखो, यहां से मैंने लॉग हटाया तो 3 की पावर 0 1 हो जाएगा, फिर यहां से लॉग हटाया तो 2 की पावर 1, ये 2 इधर जाएगा और 1 पावर में लग जाएगा, तो 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां से लॉग हटाया तो 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, यहां से लॉग हटाया तो 5 की पावर 4 हो जाएगा, तो x बराबर 5 की पावर 4, 625 आपका आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। बताओ कितने लोगों को ये समझ में आ गया है, ठीक है, कितने लोगों को समझ में आ गया है।
लॉग वाला नहीं होता। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर आप लोग देख लोगे, इस तरह के ही सवाल सिंपल सा पूछते हैं, ठीक है। तो आप लोग मेरी ये सारी क्लासेस देख लो, लॉग के जो भी सवाल मैंने करवाए हैं, बस इनसे भी आपका वहां पर काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है, आपका आंसर आ जाएगा 625, आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। इसका मतलब होता है दोस्तों 13 का स्क्वायर। 143 को ब्रेक करोगे तो ये 13 गुणा 11 होता है। इसको आप लिख सकते हो 11 गुणा 100, 100 का मतलब 10 का स्क्वायर। ये है 13 इंटू 10 का स्क्वायर और ये है 11 का स्क्वायर, ठीक है। और हमको पता है कि लॉग में अगर a की पावर n इस तरह से लिखा है तो n को इधर ले आते हैं तो ये n log a बन जाता है। पावर को आप लेफ्ट साइड में ले सकते हो। तो यहां पर जो है ये 13 का स्क्वायर है दोस्तों, 169 नहीं है, 13 का स्क्वायर है। तो 2 को अगर मैं इधर ले आऊं तो 2 दूनी 4 होके log 13 बन जाएगा, 13 यहीं पर रह जाएगा और ये बन जाएगा। इसी तरह से -3 log 143 को मैंने लिख दिया log 13 इंटू 11, 13 इंटू 11, ठीक है। ये ध्यान रखना, अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं log a b, तो हम उनको लिख सकते हैं log a प्लस log b। ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था कल परसों की क्लासेस में। तो यहाँ पे दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो 13 इंटू 11 हो रहा है, तो 3 दोनों के साथ आ जाएगा, 3 जो है वो दोनों के साथ लग जाएगा, -3 log 13 और -3 log 11। यहाँ पे तो प्लस है, फिर माइनस कैसे आ गया, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह है, तो माइनस से ये दोनों मल्टीप्लाई होके दोनों माइनस के हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर ये जो है ये प्लस log 11 हो जाएगा और 11 इंटू ये दिया हुआ है, तो इंटू का मतलब क्या होता है, दो वैल्यू प्रोडक्ट हैं अगर तो वो प्लस में चली जाती हैं। तो 11 को अलग कर लिया और 10 का स्क्वायर अलग हो जाएगा, तो प्लस में log 10 का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर का ऊपर जो पावर है उसको हम इधर ले लेंगे तो 2 log 10 बन जाएगा। ये इस पावर को हम नीचे की तरफ ले लेंगे। ऐसे ही ये जो लिखा हुआ है 13 इंटू 10 स्क्वायर, ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, 13 इंटू 10 स्क्वायर, तो ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का log 13 हो जाएगा और माइनस का 2 log 10 हो जाएगा। दोनों को अलग अलग करके लिख देंगे और माइनस का चिन्ह लग रहा है तो दोनों के साथ माइनस का चिन्ह लगा देंगे। और लास्ट में ये चीज है तो पावर को हम इधर ले लेंगे 2 log 11, इस तरह से ये बनकर आ जाएगा। अब देख लो यहाँ पर क्या क्या कैंसिल हो सकते हैं, 4 log 13, इधर ये 3 log 13 है और ये 1 log 13 है, तो log का टोटल ये करोगे तो ये भी 4 log 13 हो रहा है, ये कैंसिल हो गया इससे पूरे से। यहाँ पर 3 log 11 दिया हुआ है, यहाँ पर 2 log 11 है और यहाँ पर भी log 11 है, तो 2 और 1 मिलकर ये भी टोटल 3 हो रहा है, तो ये 3 log 11 से ये भी कट गया, ठीक है। और इधर 2 log 10 से ये भी कट गया, सारी वैल्यू कट गई, आंसर क्या आ गया आपका 0। 0 अगर आपका यहाँ पर आंसर आ गया तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका 0 है। 0 है आपका ऑप्शन ए, यही आपका यहाँ पर आंसर होगा। तो यहाँ पर ये बोला है दोस्तों रेशो ऑफ, यहाँ पर बोला है कि रेशो ऑफ मोड एंड मीन, मोड एंड मीन का जो रेशो है वो 8:5 है। देन द रेशो ऑफ मोड एंड मीडियन क्या होगा, तो मोड एंड मीन का रेशो अगर दिया है मुझे पता है कि मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला होता है। मोड को मैंने 8x ले लिया, 3 मीडियन, मीडियन को मैंने y मान लिया, -2 इंटू यहाँ पर मीन जो है वो 5x दिया हुआ है तो मैंने यहाँ पर लगा दिया, तो 10x और 8x 18x, तो y की वैल्यू आ गई 6x। तो रेशो चाहिए आपको मोड और मीडियन का, मोड और मीडियन का रेशो चाहिए। मोड को हमने 8x लिया था, मीडियन जो है वो हमारी 6x आई है, 4/3 यहाँ पर मेरा आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है जो 4/3 दे रहा है, ऑप्शन सी दे रहा है, ये हमारा यहाँ का आज का आंसर हो गया। यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सिंपल सी बात है, एवरेज स्कोर ऑफ ए क्लास ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन एन एग्जाम बी पी। यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि एवरेज स्कोर जो है एक एग्जाम में वो पी आ रहा है, रेशो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स 3:1 है। इफ द एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज इज p+1, देन व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स का एवरेज स्कोर क्या होगा, गर्ल्स का एवरेज स्कोर क्या होगा, ये हमको यहां पर बताना है। तो एवरेज स्कोर की अगर बात करें एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स का जो एवरेज स्कोर है वो P दिया हुआ है और नंबर्स भी यहां पर दिए हुए हैं।
और यहाँ पर लड़कों का जो एवरेज है वो p+1 दिया है, तो लड़के कितने हैं यहाँ पर 3 है, तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 इंटू p+1, एवरेज इंटू टोटल नंबर्स, इनसे उनका टोटल आ जाता है, ठीक है, टोटल स्कोर आ गया बॉयज का, प्लस गर्ल्स का नंबर है 1 और इनका एवरेज जो है वो हमको निकालना है, तो इनका एवरेज x मान लेते हैं, अपॉन टोटल संख्या कितनी है 3 + 1, मतलब इनके टोटल नंबर है 4 और सबका जो एवरेज मिलाकर है वो है p, ये क्वेश्चन में बोला है p। तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो 3p + 3 + x = 4p, तो p की जो वैल्यू आती है वो x + 3 आती है, या x की जो वैल्यू आती है वो आती है p - 3। यहां पर आपको x की वैल्यू निकालनी है एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स, तो गर्ल्स का जो एवरेज स्कोर है वो p - 3 है, ऑप्शन सी यहां पर आपका आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन को ये मैंने सबमिट किया और ये आपका आंसर आ गया। वाओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो साइन 18 की अगर मैं बात करूं, यहां पर देखो, ध्यान से देखना मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। साइन 18 दिया है, कोसेक 54, कोसेक 36, सेक 72, कॉस 54, कॉस 36, आपस में रिलेटेड ही है, तो मैं यहीं से शुरू करता हूं। साइन 18 कोसेक 54 कोसेक 36, ठीक है। अब मैं यहां पे 3 को मैंने सेम रखा, यहां से चेंज करने लगता हूं। सेक 72, सेक 72 यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो सेक 72 को दोस्तों मैं कोसेक 18 लिख सकता हूं कि नहीं, क्योंकि सेक और कोसेक आपस में चेंज होते हैं अगर आप एंगल को 90 में से माइनस कर दो तो 90 में से एंगल को मैं माइनस कर देता हूं और इसको लिख देता हूं कोसेक 18 डिग्री, कोसेक 18 डिग्री, ठीक है। अब यहां पर cos 54 लिखा हुआ है, cos साइन में चेंज हो सकता है, तो मैं इस cos 54 को sin 36 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, 90 में से 54 माइनस करके, और cos 36 को मैं sin 54 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, आप लोग ही बताइए मुझे, sin 54 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। यहां से sin 18 और कोसेक 18 दोनों कैंसिल हो गए, क्योंकि कोसेक का मतलब क्या होता है 1/sin, तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे ही होते हैं कि नहीं, बात समझ में आ रही है। ऐसे ही कोसेक 54 और sin 54 ये भी कैंसिल, कोसेक 36 sin 36 ये भी कैंसिल, आंसर जो आपका आता है वो क्या आता है 1। सी ऑप्शन यहां पर आपका आंसर आता है। सी ऑप्शन को मैंने यहां पर सबमिट किया और ये रहा आपका आंसर, सी ऑप्शन। और यहां पर जो आपको देखो, ये सवाल जो होते हैं इस तरह के, थोड़ी सी पढ़ाई की जरूरत होती है, देखते ही समझ में आते हैं। ये tan a + b का फॉर्मूला ही तो लिखा हुआ है यहाँ पर। tan a + b का फॉर्मूला क्या होता है, आप सब लोगों ने पढ़ा है, tan a + b = tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं tan 29 + 31 डिग्री, ठीक है, तो ये tan 60 डिग्री = √3, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो ये tan a + b का फॉर्मूला ही लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है। देखते हैं आपका यहाँ पर आंसर था, आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, यस, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है 172 नंबर। ये जो सवाल है आपका, इसमें बोला है m is the number of prime numbers between 0 and 50। m जो है वो नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स है बिटवीन 0 and 50, एंड n is the number of prime numbers between 50 and 100। then what is the value of m - n equal to, m - n की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। m is the number of prime numbers between 0 and 50। 0 and 50 के बीच में नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स कितने होते हैं, 15 होते हैं, हमको अच्छे से याद रखना है ये सारी बातें। 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं, सब लोगों ने अच्छे से रट रखा है ये बात, ठीक है। तो 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं, और n इज द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 and 100, तो 50 और 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर होते हैं। तो m - n की जो वैल्यू होगी वो 15 - 10 = 5 होगी, सब लोगों को अच्छे से पता है। आंसर जो होगा इसका बी ऑप्शन होगा, ये रहा आपका आंसर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर देखते हैं कौन कौन लोग आप लोगों में से बता पाते हैं। ये जो रेशो दिए हुए हैं यहां से आपको ये सॉल्व करना है, ABC/DEF, ठीक है। ऑप्शन भी आपके सामने है, ऑप्शन भी आपके सामने है, कौन सा ऑप्शन आप लोग बता दें। वेरी गुड, 5 बिल्कुल सही आप लोगों ने आंसर दिया है, ठीक है। अब देखता हूं मैं यहां पर रफ वर्क करता हूं,
और इसको सॉल्व करता हूं। चलिए आप लोग बताइए, यहां पर अगर मैं बात करूं, देखो ये सारी चीजें दी हुई है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एबीसी अपॉन डीईएफ? तो एबीसी अपॉन डीईएफ की अगर मैं यहां पर बात करूं दोस्तों, क्या क्या तरीका है कि इससे हम जल्दी से जल्दी इसका आंसर निकाल सकें। तो एबीसी अपॉन डीईएफ की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर बी मुझे दिख रहा है 3, यहां पर बी मुझे दिख रहा है 2/1, यहां पर डी और ई है 3/1, इस तरह से दिख रहे हैं। तो यहां पर बी 3 है, यहां पर बी 2 है। 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, तो मैं बी को 6 बना लेता हूं। तो इसको मैंने 6 कर दिया, डबल कर दिया, डबल कर दिया, तो ए भी डबल हो जाएगा। इसको भी डबल कर देता हूं। ए को मैंने जो ए है, ए को मैंने 2 कर दिया, तो बी कितना हो जाएगा? बी भी 6 हो जाएगा। दोनों को डबल कर दिया तो बी 6 हो गया। यहां पर बी मुझे 2 दिख रहा है और बी को मैंने 6 लिया है, तो इसका मतलब इसका 3 गुना किया है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है मैंने, 3 दूनी 6। तो सी की वैल्यू भी 1 × 3 होके सी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इसको 3 गुना कर दिया तो सी की वैल्यू 3 हो गई। तो यहां पर 1 की जगह 3 रखोगे तो 2 की जगह 2 तिया 6 हो जाएगा। तो डी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? आपकी 6 हो जाएगी। यहां पे भी डी की वैल्यू को 6 कर दोगे तो ये 3 दूनी 6 किया, तो ई की वैल्यू आपकी डबल हो जाएगी, ये भी डबल हो जाएगी, मतलब 2। यहाँ पे भी ई को डबल करोगे तो ये भी डबल हो जाएगा, 8। तो एफ की वैल्यू आपकी 8 हो जाएगी। ये सारी वैल्यूज यहाँ पर मैंने लगा दी। अब एबीसी अपॉन डीईएफ, इसके अंदर मैंने 2, 6, 3 ये सारी वैल्यू लगाई, 2 × 6 × 3 बटा डीईएफ 6 to 8, 6 to 8 मैंने यहाँ पर लगाया। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 3/8 आपका यहाँ पर आंसर आ गया, 3/8। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं कहां पर आपका ये आंसर है, 3/8। ऑप्शन सी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर आ जाता है, ऑप्शन सी 3/8। तो लार्जेस्ट डिवाइजर जो है ऑफ दिस वैल्यू इफ x इज एनी नेचुरल नंबर, तो x अगर एक नेचुरल नंबर है तो इसका लार्जेस्ट डिवाइजर क्या होगा, ये आप लोगों को यहां पर बताना है। देखो x इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर जो है लार्जेस्ट डिवाइजर निकालने के लिए नेचुरल नंबर है x, तो x की वैल्यू पहले 1 लगाओ, 1 लगाओगे तो 3 + 9 + 27 ये आएगा आपका 39 के बराबर। x बराबर 2 लगाओगे तो 9 + 27 + 81, ठीक है, तो ये आएगा 117। और इन दोनों का एचसीएफ ले लो, इन दोनों का एचसीएफ होगा 39। तो 39 वो ऐसी संख्या है जो लार्जेस्ट डिवाइजर है, जिससे ये हमेशा डिवाइड होगा, हमेशा डिवाइड होना चाहिए। 117 नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है, 39 आएगा। सी ऑप्शन आपका यहां पर आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डिवाइजर? लार्जेस्ट डिवाइजर कौन सा होगा इफ x इज एनी नेचुरल नंबर? 117 से अगर आप x की वैल्यू 2 लगाओगे तो 117 से डिवाइड हो जाएगा, ये बात सही है, लेकिन x की वैल्यू 1 लगाओगे तो 117 से होगा ही नहीं। तो लार्जेस्ट जो डिवाइजर है इसका मतलब एचसीएफ पूछ रहा है ये इसका, तो वो 39 है, जो किसी भी वैल्यू पर इसको डिवाइड करेगा 39, ठीक है। तो हमेशा इसका जो होगा वो 39 होगा। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, तो अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि एक 2 डिजिट नंबर है दोस्तों, ठीक है, 2 डिजिट नंबर है, वो 9 ज्यादा है किससे? 4 टाइम्स द नंबर ऑफ ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, ठीक है। If the product of the digits of the 2 digit number is 8, then what is the number? अब प्रोडक्ट तो सब में 8 आ रहा है, गुणा करोगे डिजिट्स का तो ऑप्शन से कर दो इसको। अगर यहां पर बोला है कि 9 ज्यादा है, अगर डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया जाए, तो अगर इसको उल्टा कर दूं, 81 को उल्टा कर दूं, 18 आ रहा है, ठीक है तो 18 का 4 गुना होगा 72, और उससे ये जो है वो कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है, 9 मोर देन दिस नंबर। और यहां पर भी यही बोला है कि उल्टा करके 4 गुना अगर आप करोगे तो उससे 9 ज्यादा आना चाहिए, तो पहला ही आंसर आपका सही हो गया। और दोनों का प्रोडक्ट भी 8 आ रहा है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो आंसर जो होगा वो क्या होगा? आपका ऑप्शन ए होगा। वेरी गुड। यहां पर मैंने बोला है कि अल्फा और बीटा की अगर मैं बात करूं, ये रूट्स हैं इसके, और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 8 दी हुई है, देन व्हाट इज द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के? भाई वैसे तो मैं इसको पूरा सोल्व कर सकता हूं, लेकिन इतनी टेंशन लेने की बजाय मैं इस ऑप्शन को यहां पर लगाकर देखता हूं, के की जगह x² + 2x - 15 = 0।
और मुझे पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बनती है तो 5 या 15 से ही बन जाता है, 5 या 15, और 5 में से 3 गया तो 2 भी आ जाता है। तो यहाँ पर जो मेरा बनकर आता है, दो रूट मेरे जो बनकर आते हैं, x बराबर एक तो आता है मेरा 3 और एक आता है मेरा -5। ये दो रूट मेरे यहाँ से निकल कर आते हैं दोस्तों, 3 और -5। अब यहाँ पर बोला है कि दोनों रूट का डिफरेंस 8 है, तो अगर मैं 3 - -5 कर दूं तो 8 भी आ रहा है, बिल्कुल सही है, यही इसका आंसर होगा, आगे चेक करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों रूट्स का। अल्फा बीटा को आप किधर भी लगा सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हमको तो डिफरेंस बताना है कि 8 आ रहा है, ये बिल्कुल सही है। बाकी आप कोई भी ऑप्शन लगाओगे, 3 अगर यहाँ लगाओगे तो उससे ये फैक्टर ही नहीं बनेंगे कुछ भी। 4 भी लगाओगे तो भी फैक्टराइज नहीं होगा, 5 लगाओगे तो भी फैक्टराइज नहीं होगा। जब फैक्टराइज ही नहीं हो सकता तो फिर केवल यही हो सकता है, इससे ही आप फैक्टराइज कर सकते हो, इसको गुणनखंड लगा सकते हो, और कुछ करना ही नहीं है, बस ऑप्शन से उठा के, और बाकी रूट्स के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। हमारा डायरेक्ट ही जब आंसर आ रहा है तो क्यों टेंशन लेना। तो आंसर आपका जो आएगा वो आएगा क्या, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने है, जल्दी से ट्राई कीजिए और बता दीजिए क्या क्या आंसर होंगे। हाँ वेरी गुड, अनमोल ने भी यहाँ पर 2 बोला है, अतुल ने भी 2 बोला है, वेरी गुड, सबने सही आंसर दिया है। अगला सवाल ये जो है, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। पी एंड क्यू की आपको वैल्यूज बतानी है, x-1 और x+2 जो है डिवाइड द पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर ये दोनों इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करें तो x-1 और x+2, तो आपकी p और q की वैल्यूज क्या होंगी। तो दोस्तों यहां से आपकी x-1 बराबर 0, x की वैल्यू 1 आ गई। यहां से आपका x+2 बराबर 0, x की वैल्यू -2 आ गई। तो यहां पर अगर मैं x की वैल्यू 1 लगा दूं तो ये 1 + 4 + p + q इक्वल टू मेरा 0 बनेगा। ठीक है, तो यहां से मेरा p + q जो है वो निकल कर आएगा -5, आएगा कि नहीं बताओ। ठीक है, इसी तरह मैं यहां से x की वैल्यू -2 लगा दूं तो ये -8 और +16 माइनस का 2p, ये माइनस का 2p + q बराबर 0 आएगा। ठीक है, तो ये 2p - q इक्वल टू 8 बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बताओ जल्दी से। और यहां से अगर मैं दोनों को सॉल्व करूं, ये पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन, q से q कट गया 3p = 3, p की वैल्यू 1 आ गई, p की वैल्यू 1 आ गई, तो यहाँ पे पुट करोगे तो q की वैल्यू जो है वो -6 आ जाएगी। पहला ही ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, और ये रहा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, तो जब भी डिवाइड की बात हो, इस तरह पॉलिनोमियल का कोई भी क्वेश्चन हो, x-1 से डिवाइड है, x+2 से डिवाइड है, तो x की वैल्यूज पुट करनी होती है। x-1 बराबर 0 करके x बराबर 1 पुट कर दिया, -2 जो भी दिया हुआ है वो पुट करके, और दो इक्वेशन को सॉल्व कर लिया फटाफट से। ठीक है, तो आंसर आपका ये आ गया। फिर से ऐसा ही क्वेश्चन आ गया, x + k इज द HCF ऑफ दीज वैल्यूज। इसका मतलब फिर से आपको x + k बराबर 0 करके -k पुट करना होगा x की जगह। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर निकालोगे। तो यहाँ पर मैं पुट करने की बजाय मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करूंगा। देखो कैसे सॉल्व करूंगा, कि मुझे पता है इनका जो HCF आएगा, भाई इसके जब आप फैक्टर निकालोगे, इसके 3 दूनी 6, इसके 5 या 15, 3 दोनों में आ रहा है, 3 दोनों में आ रहा है, तो k की वैल्यू 3 होगी, यही आपका आंसर होगा, क्योंकि 3 दूनी 6 और 5 या 15 जब फैक्टर करोगे तो 3 दोनों में आ रहा है। और आप पूरा करना है तो पूरा भी आप लिख सकते हो, x+2 × x+3, यहां पे फैक्टर करोगे तो x+5 × x+3 आएगा। तो दोनों में कॉमन आ रहा है x+3, x+3 इसका HCF होगा, तो k की जो वैल्यू हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बता दो फटाफट से कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सारी चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही है। तो 3 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगला सवाल आपका जो है वो है ट्रेन के ऊपर। ट्रेन के ऊपर सवाल है, और 2 लोगों को ट्रेन जब पास करती है तो ये आपको सारी वहां पे कॉन्सेप्ट लगाना है। अच्छे से आपको ये सवाल आता है, टाइम एंड डिस्टेंस अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, डायरेक्ट आपका ये सवाल हो जाएगा एक लाइन में। तो अगर एक ट्रेन की बात करें, यहां पर अगर मैं एक ट्रेन की बात करूं दोस्तों, passes 2 persons who are walking in the direction opposite to which the train is moving at the rate of 4 meter per second and 9 meter per second in 8 second and 7 second respectively। भैया जो दोनों के दोनों आदमी जो हैं, दोनों मैन जो हैं, वो ट्रेन के ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, तो ट्रेन उनको
पीछे छोड़ती है 8 सेकंड में और 7 सेकंड में। दोनों आदमियों की स्पीड भी दे रखी है, आपको निकालनी है ट्रेन की स्पीड। तो ट्रेन की जो स्पीड है वो मैं x मान लूं अगर, और हमको पता है ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड जो है वो प्लस करके आती है, ठीक है। तो पहले आदमी को ये कॉन्सेप्ट यहां पर जो आप लगाओगे वो क्या लगाओगे, दोनों आदमियों को पास करने में ट्रेन जो लेंथ ट्रेवल करेगी वो खुद की लेंथ ट्रेवल करेगी। ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी एक आदमी को क्रॉस करने में, एक खंबे को क्रॉस करने में ट्रेन कितनी दूरी तय करती है, खुद की लंबाई तो तय करती है, ये हमको अच्छे से पता है। तो हर दोनों आदमियों को जब वो क्रॉस करेगी तो उनको क्रॉस करने में वो ट्रेन अपनी लंबाई को ही क्रॉस करेगी। इसका मतलब डिस्टेंस जो वो चलेगी वो उसकी लंबाई के बराबर होगी, ठीक है। तो दोनों आदमियों को क्रॉस करने में डिस्टेंस बराबर होगी क्योंकि वो ट्रेन की लंबाई होगी। तो मैं यहां पर डिस्टेंस को बराबर कर देता हूं, और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो पहले आदमी की स्पीड 4 है, तो x + 4 की रिलेटिव स्पीड से इसको क्रॉस करेगी और टाइम लगाएगी 8 सेकंड, नहीं टाइम लगाएगी यहां पर कितना, 8 सेकंड। तो 8 सेकंड में इसको क्रॉस करेगी, इतनी दूरी चलेगी इसको क्रॉस करने में, और इतनी ही दूरी दूसरे आदमी को क्रॉस करने में चलेगी। तो दूसरे आदमी की स्पीड है 9 मीटर पर सेकंड, तो उसको क्रॉस करने में x + 9 इंटू टाइम लगाएगी 7 सेकंड। तो यहां से जब आप सोल्व करोगे तो 8x + 32 = 7x + 63, x = यहां पर आपका आ जाएगा 31। इसका मतलब ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है, 31 मीटर पर सेकंड। 31 मीटर पर सेकंड ये ट्रेन की आपकी स्पीड आ गई है। इसका मतलब 31 मीटर पर सेकंड का मतलब ये हो गया कि आंसर हो गया सी ऑप्शन। देखो यहां पर जो आपका सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, 2 अनइक्वल पेयर्स ऑफ नंबर्स सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। ये 2 अनइक्वल नंबर्स हैं, पेयर्स हैं, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। The product of the two numbers in each pair is 2160. The SCF of the two numbers in each pair is 12. If x is the mean of the numbers in the first pair and y is the mean of the numbers in the second pair, then what is the mean of x and y? ठीक है, चलिए रफ वर्क कर लेते हैं थोड़ा सा हम यहां पर। देखो कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। यहां पर ये बोला है कि दोनों का जो एचसीएफ है वो 12 है, दोनों पेयर्स में नंबर्स का एचसीएफ 12 है। तो फर्स्ट पेयर मैंने यहां पर लिया और 12 के हिसाब से 12A और 12B, 12A 12B, ये 2 नंबर मैंने मान लिए। यहां पर मैंने सेकंड पेयर लिया और सेकंड पेयर में नंबर मैंने मान लिए 12x 12y। यहां पे भी प्रोडक्ट कितना आएगा, 2160, 2160। यहां पे भी प्रोडक्ट 2160 आएगा। ये क्वेश्चन में बोला है 12 से काटा 180, 12 से काटा 15, तो यहाँ पे AB = 15 आएगा, यहाँ पे भी आपका XY = 15 आएगा, सेम ही है। ये चीजें आपकी यहाँ पर निकल कर आएगी। ये 2 आ गए यहाँ पर। अब यहाँ पर ये बोला है 2 अनइक्वल पेयर्स हैं ऑफ नंबर्स, अनइक्वल नंबर्स आएंगे। ये दोनों तरफ नंबर्स जो आने चाहिए वो क्या आने चाहिए, अनइक्वल आने चाहिए। तो AB को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 3 और 5, और यहां पर मैं 15 के फैक्टर करूं तो 1 और 15 ले लेता हूं, क्योंकि AB और XY जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में को प्राइम होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं दोस्तों। तो यहाँ 3 और 5 मैंने लिया, तो 12 3 36 पहला नंबर आएगा और 12 5 60 दूसरा नंबर आएगा। इनका मीन जो आएगा, इन दोनों का जो मीन आएगा वो आएगा 48, और वो x के बराबर है। देखो यहाँ बोला है x इज द मीन ऑफ द नंबर्स इन द फर्स्ट पेयर। यहाँ पे मैंने 1 लगाया तो पहला नंबर 12 आएगा और दूसरा नंबर 180 आएगा। इन दोनों का जो मीन आएगा वो आएगा कितना, 96। इन दोनों का मीन 96 आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि दोनों का जो मीन आया है अलग अलग, उन दोनों का मीन क्या होगा। तो x + y/2 की वैल्यू बतानी है आपको। तो 48 + 96/2 वो 72 आपका आ जाएगा। आंसर इसका होगा 72। यस, वेरी गुड। कई लोग जो हैं यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, अतुल, अनमोल, वेरी गुड। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 72। तो मैं आपको लेकर चलता हूं ऑप्शंस पर। 72 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कुछ भी नहीं है दोस्तों इन क्वेश्चंस में, केवल ये है कि आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो उतनी ही जल्दी आपका ये आंसर निकल कर आएगा। ये मैंने सबमिट किया, कूल।
तो बताइए दोस्तों कितने लोग जो हैं इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन दिस क्वेश्चन। इस ये जो आपको दिया है, इस तरह का सवाल आपके सीडीएस में पूछा जाता है कि हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, कितनी डिजिट्स है वहां पर। तो डिजिट्स का नंबर आपको यहां पर बताना है। तो देखो तरीका देखना, इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए तो आपको इसका लॉग लेना है, लॉग डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स जब भी पूछे आपको इस तरह पावर में देकर। तो मैं इसका लॉग लेता हूं, लॉग 54 की पावर 10, 10 को इधर ले लेंगे, 10 लॉग 54 ये बन जाएगा। ठीक है, इसको मैं लिखूंगा 10 लॉग 27 इंटू 2, 27 इंटू 2। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 27 का मतलब होता है 3 की पावर 3। तो ये बन जाएगा 10 लॉग 3 की पावर 3 प्लस लॉग 2, क्योंकि इनटू में जो दो वैल्यूज होती हैं उनको हम प्लस में करके अलग अलग लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये बन जाएगा 10 इंटू 3, पावर को इधर ले लेंगे, 3 लॉग 3 प्लस लॉग 2। और हमको पता है कि 3 इंटू लॉग 3 की वैल्यू होती है 0.477 प्लस लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010। ये ध्यान रखना, ठीक है। वैसे आपको देगा भी, वहां पर याद नहीं है तो आपको देगा वैल्यूज, ठीक है। इनको जब आप सॉल्व करोगे तो 10 इंटू यह आएगा आपका तो 1.4313 और ये 0.3010, ये निकल कर आएगा 3 और 2 और 3 और ये बन गया 7.1 इंटू आप जब इसको 10 करोगे तो ये 17.323 ये निकल कर आएगा। तो फाइनली हमारी वैल्यू आ गई 17.323। हमेशा ध्यान रखना, ये लॉग लेने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसकी जो पहला पार्ट होता है पॉइंट से लेफ्ट वाला पार्ट, इसको कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये 17 आई है, इस कैरेक्टरिस्टिक में आप 1 ऐड कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाती हैं यहां से। तो इस क्वेश्चन के अंदर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो होंगी वो होंगी 18। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 18 गाइस, 18। ठीक है, तो पहले लॉग लेकर ये सारी वैल्यू निकालनी है और फिर उसमें एक जोड़ देना है कैरेक्टरिस्टिक में, ये टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आपकी आ जाती हैं। आंसर जो इस क्वेश्चन का होगा वो होगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मतलब 18 आपका इसका आंसर होगा। यहां पर जो आपका सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का सेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा ये आपको बताना है। देखो दोस्तों, इस तरह का जब सवाल आएगा तो कंप्लीट सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, इसका दोनों तरफ लॉग लेना है, दोनों तरफ लॉगरिथम लेना है। अगर मैं इसका लॉग ले लूं यहां से, अगर मैं इसका लॉग ले लूं तो x की पावर √x इक्वल टू, यहां पे भी मैंने लॉग लिया तो ये x की पावर x अपॉन n हो जाएगा। x की पावर x तो यहां पहले से ही है और रूट के अंदर जो पावर होती है उसको हम बटा में ले जाते हैं, डिवाइड में ले जाते हैं, तो x के अपॉन में n आ जाएगा। इसको इधर ले लो तो x की पावर 1/2 को इधर ले लिया और log x यहां पर पहले से है, इसको भी इधर ले लो, पावर इधर लेफ्ट में ले लेते हैं तो x/n log x ले लिया। यहां पे जब आप सॉल्व करोगे तो log x कॉमन आ जाएगा, इसको पूरे को इधर ले लो तो x की पावर 1/2 माइनस x अपॉन n इक्वल टू 0 आ जाएगा। पूरा सोल्व कर रहा हूं, काट मत देना यहां से, नहीं तो एक वैल्यू कट जाएगी। पूरा सोल्व कर रहा हूं मैं इसको कॉमन लेके। अब यहां पर 0 है तो दोनों को 0 के बराबर कर दो। अगर log x बराबर 0 है तो x का मान 1 होगा, x बराबर कितना होगा, 1 होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो पहले मैंने इसको पूरे को 0 के बराबर किया, अब इसको मैं 0 के बराबर करूंगा, x की पावर 1/2 माइनस x/n, इसको पूरा 0 के बराबर करने पर, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 हो रहा है तो हमको पता नहीं कौन सा 0 है दोनों में से, हो सकता है दोनों ही अलग अलग 0 हों। तो x/n की वैल्यू होगी x की पावर 1/2, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो x² अपॉन n² की वैल्यू हो गई x, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो ये कट गया तो x की वैल्यू आ गई n²। इसका मतलब x की वैल्यू या तो 1 होगी या फिर n² होगी। तो इसका जो सेट होगा वो होगा 1 एंड n², दो वैल्यूज इसके सेट के अंदर आएंगी। तो इसका सॉल्यूशन सेट जो होगा उसके अंदर 1 और n², ऑप्शन ए आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ये रहा आपका आंसर। In a competitive examination, 250 students have registered. Out of these, 50 students have registered for physics, 75 for mathematics, 35 for both maths and physics. What is the number of students who have registered neither for physics nor for maths? ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये ध्यान से देखना दोस्तों
कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो 50 स्टूडेंट्स हैं वो फिजिक्स के लिए हैं, तो फिजिक्स वाले प्लस मैथ्स वाले माइनस बोथ प्लस नीदर, इनका टोटल जो होता है वो टोटल के बराबर होता है, वो 250 के बराबर आएगा। ठीक है, तो फिजिक्स वाले रजिस्टर्ड जो हैं वो हैं 50, मैथ्स वाले हैं 75, दोनों में जो हैं 35, और जो दोनों में नहीं है वो हैं x, यहां पर ये 250 आ जाएगा। तो इनको जब सॉल्व करोगे तो 125 में से 35 गया तो 90, तो x की वैल्यू आ जाएगी 160। यही आपका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका यहां पर आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। इज इट क्लियर? फिजिक्स में 50 हैं, अगर डायरेक्ट आपको ये चीजें पता है तो 50 प्लस 75 माइनस दोनों वाला कॉमन हम माइनस कर देते हैं, तो 125 में से 35 गया तो 90। 90 वो लोग हैं जो किसी न किसी में रजिस्टर्ड हैं, तो बाकी 250 में से 90 गया तो बचेंगे वो जो किसी में भी रजिस्टर्ड नहीं है। इस तरह से भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। चलिए ये चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बहुत ही बढ़िया सवाल है दोस्तों। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर 10 raised to power n minus 1 where n is a natural number is equal to 3798, then what is the value of n? n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो n की वैल्यू क्या होगी उसको हम यहां से निकालेंगे। अगर n एक जो है नेचुरल नंबर है, n एक नेचुरल नंबर है, n की वैल्यू 1 लगाई तो ये 10 की पावर n माइनस 1 जो है वो 9 के बराबर हो गया। n की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पर 2 लगाई, n की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पर 2 लगाई तो 10 का स्क्वायर माइनस 1 ये 99 के बराबर हो गया। n की वैल्यू अगर 3 लगाई, ठीक है, यहां पर अगर मैंने n की जो वैल्यू है वो 3 लगाई तो ये 10 का क्यूब माइनस 1 हो गया 999। इस तरह से आप लोग लगा के देखोगे तो आपको ये पता लगेगा। अब आपको ये पता लग रहा है कि n की किस वैल्यू के लिए ये वैल्यू आएगी, सम ऑफ द डिजिट्स। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ दिस नंबर वेयर n इज ए नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 3798, तो सम ऑफ द डिजिट्स 3798 लेकर आना है। तो उसके लिए एक पैटर्न तो देखना पड़ेगा आपको यहाँ पर कि क्या पैटर्न बन रहा है, उस हिसाब से ही हम यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। जब मैंने n बराबर 1 लगाया तो ये नंबर आया, तो इसकी सम ऑफ डिजिट्स जो बन रही हैं, इसकी सम ऑफ डिजिट्स जो बन रही हैं वो 9 ही बन रही है। n बराबर 2 जब मैंने लगाया तो सम ऑफ डिजिट्स जो बन रही है वो 9 प्लस 9 कितनी बन रही है 18, या मैं इसको लिख सकता हूं 9 इंटू 2 18। जब n इक्वल टू 3 लगाया तो 999 आया। इसकी सम ऑफ डिजिट्स जो बन रही हैं वो 9 प्लस 9 प्लस 9 27 बन रही है, या इसको मैं लिख सकता हूं 9 इंटू 3 27। इसका मतलब मैं n की वैल्यू जो भी लगा रहा हूं वो 9 से मल्टीप्लाई हो रही है सम ऑफ डिजिट्स निकालने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सम ऑफ डिजिट्स का फॉर्मूला बन गया। सम ऑफ डिजिट्स आपकी कैसे आएंगी? सम ऑफ डिजिट्स के लिए ये फॉर्मूला बन गया 9 इंटू एन। जब आपने n इक्वल टू 3 लगाया तो 9 इंटू 3 27 आ रहा है, n इक्वल टू 2 लगाया तो 9 इंटू 2 18 आ रहा है। तो ये फॉर्मूला बन गया सम ऑफ डिजिट्स निकालने का, और यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स 3798 दी हुई हैं, तो n की वैल्यू आ गई 422। इसका मतलब n जो होगा वो किसके बराबर होगा? 422 के। ये आपका यहां पर जो है वो आंसर होगा दोस्तों। इस तरह के जब सवाल आए तो दोस्तों किस तरह से आपको कंपेयर करना है, जैसे पहले मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, यहाँ पे 22 लिखा हुआ है, तो ये 22 जो है दोस्तों 22 और यहाँ पर 2 है, तो ये 22 और 2 को कंपेयर करता हूं पहले मैं। ठीक है, अगर मैं इस 22 को चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? 22 इस 2 की टर्म्स में अगर मैं लिखूं तो 2 की पावर 4 से लेके 2 की पावर 5 के बीच में आएगा। ये जो 22 है वो 2 की पावर 4 से 2 की पावर 5 के बीच में है, क्योंकि 2 की पावर 4 जो होता है 16 होता है और 2 की पावर 5 32 होता है, तो इनके बीच में ये 22 आएगा। अब इनकी दोनों की यहां पर 22 की पावर 222 दी हुई है, तो अगर मैं इसकी पावर में 222 लगा दूं तो यहां पे भी मुझे 222 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है,
तो ये बन जाएगा 2 की पावर 888 और ये बन जाएगा 2 की पावर, ये बन जाएगा 1110। इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो 2 की पावर 1110 से छोटी वैल्यू है, ठीक है। ये जो वैल्यू है इसका मतलब 2 की पावर 2222 तो और भी बड़ी हो गई, जब ये इससे ही छोटी है तो ये तो और भी बड़ी हो गई, तो इन दोनों में से यही बड़ा है 2 की पावर 2222, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, ये छोटा हो गया। अब हम इसको चेक करते हैं इसके साथ, तो यहां पर 222 जो लिखा हुआ है उसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर, ये 7 और 2 की पावर 8 के बीच में है। 2 की पावर 8 क्या होती है 256, इनके बीच में है। और 222 की पावर 22 लगी हुई है, यहां पर मैं 22 लगा दूं तो यहां पे भी मुझे 22 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 154, और यहां पे भी मुझे 22 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 176। इसका मतलब ये वैल्यू 2 रेज टू पावर 176 से भी छोटी वैल्यू है, और यहां तो ये बहुत ज्यादा है, 2 की पावर में कितना है 2222, तो ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है। इसका मतलब ये भी कैंसिल, और इसी तरह से ये भी कैंसिल हो जाएगा। सबसे बड़ी वैल्यू जो आएगी आपकी ऑप्शन ए वाली आएगी, इसको भी आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये तो वैसे ही दिख रही है कि इसका स्क्वायर तो बहुत कम ही आएगा, और इसकी जो पावर है 2 की पावर 2000 से भी ज्यादा, तो बहुत बड़ी वैल्यू वैसी आएगी। पर सेम मेथड से आगे आप इसको चेक कर सकते हो। तो आंसर जो आएगा वो इसका आएगा ऑप्शन ए। ये रहा आपका आंसर। कूल। चलिए अगला सवाल आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। इसको मैं चाहूंगा आप लोग वैल्यू लगा के इसको सॉल्व करें, वैल्यू लगाते हैं सीधा आपका यहां पर आंसर आ जाएगा। पर दोस्तों वैसे यहां पर मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में अगर आप वैल्यू लगाएंगे तो ध्यान से लगाना, वैसे तो 45 लगाने से भी आंसर आ जाएगा, लेकिन यहां पर जो दो वैल्यूज हैं 45 लगाने से पहले ऑप्शन में देख लिया करो, क्योंकि फिर ऑप्शन भी तो आपको चेक करने पड़ते हैं। अगर आपका 0 या 1 आंसर नहीं आया, ठीक है, तो जो वैल्यू यहां पे आएगी उसको आप इन दोनों ऑप्शन में चेक करोगे, तो साइन 45 कोस 45 दोनों बराबर होते हैं, तो फिर वो दोनों बराबर देंगे, आपका टाइम वेस्ट करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में 45 लगाने की बजाय 30 या 60 लगाया करो, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताओगे जल्दी से, और 90 आप लगा नहीं सकते क्योंकि 90 पर ये नीचे 0 हो जाता है, इंफिनिटी बन जाता है। तो मैं यहां पर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री अगर मैं यहां लगा दूं तो ये 1/2 माइनस cos 30 होता है √3/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस √3/2 माइनस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन √3/2, ये बनकर आ रहा है। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूं इसको, तो ये मेरा जो बनकर आ रहा है दोस्तों 1/2 और 1 मिलकर 3/2 बनता है, ठीक है। तो ये 3 माइनस √3/2 बनकर आ रहा है, और नीचे 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 बनता है, तो √3 माइनस 1 अपॉन 2 बनकर आ रहा है। यहां से मैं √3 कॉमन ले लूं तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1 ये बनकर आ रहा है। √3 मैंने यहां से कॉमन ले लिया, कट गया, तो ये √3 बच गया। इधर की तरफ अगर मैं देखूं तो ये मेरा 3/2 हो रहा है, और नीचे मेरा √3/2 है, ये कैंसिल हो गया, √3 से ये √3 टाइम्स कट गया, बीच में माइनस का चिन्ह है, √3 से √3 कट गया, 0 आ गया, आंसर इसका 0 हो गया टोटल का। वैसे ये 45 लगाओगे तो भी 0 ही आ रहा है, लेकिन मैंने 45 इसलिए नहीं लगाया क्योंकि कई बार अगर 0 और 1 नहीं आता आंसर तो फिर आप फंस जाते, यहां पर दोनों के सेम ऑप्शन होते, फिर आपको एंगल चेंज करके लगाना पड़ता। वैसे 45 से भी आपका यहां पर आंसर आ जाएगा, पर मैंने आपको जो चीज बताई उसको ध्यान से समझना, जो मैंने बताया वो है ऑप्शन ए आपका आंसर है 0। कूल। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, जल्दी से इसको सॉल्व कर दीजिए और बता दीजिए क्या आंसर होगा। यहां पर ये सब दिया हुआ है, इसको किस तरह से सॉल्व करें, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों वैल्यू पुटिंग से हो जाते हैं, तो यहां पे भी आपको जो है वैल्यू पुटिंग मेथड का यूज कर देना है और आंसर निकाल देना है। तो यहां पर अगर मैं, यहां पर तो सीधी सीधी बात है, एक्स और वाई दोनों को ही 45 डिग्री लगा देता हूं, कोई डिनोमिनेटर नहीं है, कोई झंझट ही नहीं है। तो मैं 45 लगाऊं तो 1 + 1 2 हो गया, और यहाँ पे 1 - 1 0 हो गया, प्लस ये भी 1 + 1, ये भी 1 - 1, क्योंकि कॉट और टेन दोनों 45 डिग्री पर दोनों ही 1 होते हैं दोस्तों। तो यहां पर जब आप सॉल्व करोगे तो ये 0 + 0 आंसर 0 ही आपका आएगा, मतलब ऑप्शन ए ही आपका यहां पर आंसर आ जाएगा, और ये रहा आपका आंसर। यस,
दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों, इसका क्या आंसर आप लोग निकालेंगे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर देते हैं। 45 डिग्री अगर मैंने यहां पर लगा दिया तो ये मेरा बनता है रूट में √2 - 1 अपॉन √2 + 1। इसको मैंने √2 - 1 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये मेरा बन गया √2 - 1। ये मेरा बनकर आ गया ये सारी वैल्यू। ठीक है, अब मैं यहां पर 45 लगाकर देखूं तो ये 1/√2 1/√2 2/√2, तो ये टोटल 1/√2 बनकर आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहां पे भी मैं 45 लगाकर देखूं तो ये 1/2 बनेगा, क्योंकि दोनों tan 45 cot 45 दोनों 1 1 के इक्वल होते हैं। यहां पर मैं लगा के देखूं तो ये 1/√2 और +1 बनकर आता है, 1/√2 + 1 बनकर आता है, और यहां पे भी ये 1/√2 + 1 बनकर आता है। अब देखो ये वाली दिक्कत मैं आपको यही बता रहा था आपको कि दोस्तों जब आप 45 डिग्री एंगल लगाओ तो ये आपको ऑप्शन में ध्यान रखना है कि देखो यहां पे भी sec 45 cos 45 दोनों बराबर होते हैं, ऐसे ही tan 45 cot 45 भी बराबर होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन में जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही आप एंगल लगाओ। तो 45 की जगह पहले आप ऑप्शन देख लिया करो, फिर आप चेक किया करो कि अगर ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं है, सेम से नहीं है, तो 45 लगाओ, नहीं तो 30 60 का एंगल आप लोग लगाकर चेक कर सकते हो। अब देखो इस क्वेश्चन को की अगर मैं बात करूं यहां पर, इस क्वेश्चन की यहां पर मैं बात करूं तो इसमें एंगल की बजाय जाने की बजाय आप डायरेक्ट ही इसका आंसर यहां से निकाल सकते हो। डायरेक्ट ही आंसर निकल रहा है, इसको रैशनलाइज अगर मैं कर दूं, ठीक है, रैशनलाइज कर दूं तो ये मेरा बनता है दोस्तों, यहां पर मुझे दिया हुआ है sec x - tan x अपॉन sec x + tan x। इसको मैं उल्ट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, sec x - tan x अपॉन sec x - tan x। इससे मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा बनकर आता है sec x - tan x का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे मेरा बनता है, ये बनता है sec x - tan x का होल स्क्वायर का रूट हटके, और ये नीचे रह जाएगा, और नीचे मेरा बनेगा sec स्क्वायर - tan स्क्वायर, और sec स्क्वायर - tan स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, तो ये नीचे 1 हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू बन के आएगी, और इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं 1/sec x + tan x। बस यही आपका आंसर आ गया। sec - tan किसके इक्वल होता है, 1/sec + tan के इक्वल होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आंसर जो है इसका कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, इसमें आपको जो वैल्यू लगानी है वो या तो 30 60 लगानी है, उससे भी आपका यहां पर आंसर निकल कर आ जाएगा। इज इट क्लियर? 30 60 पर भी आप निकाल सकते हो, कैलकुलेशन ज्यादा है इसलिए मैंने डायरेक्ट ही उसको वहां से निकाल दिया है। अगला सवाल आपके सामने है, थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी, किसके बराबर होगी? जल्दी से ट्राई कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं cot थीटा की वैल्यू 63/16 दी हुई है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा, इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, ये आपको बताना है। cot थीटा की वैल्यू 63/16 ये यहां पर दी हुई है। ठीक है, और थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आप लोग मुझे बताओ कॉट क्या होता है? कॉट होता है आधार बटा लंब, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये फॉर्मूला होता है। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां पर बेस जो है वो 63 है और परपेंडिकुलर है 16, तो यहां से आप लोग जो है हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल सकते हो, √63² प्लस 16 स्क्वायर। 63 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 3969, 16 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 256, ऐड करोगे तो 4225, और ये किसका स्क्वायर होता है, 65 का, ये 65 का स्क्वायर होता है, 65 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, 65 का 42 25 25 देखते हैं, आपको पता होना चाहिए स्क्वायर की ट्रिक क्या होती है, लास्ट में 25 है तो 65 के स्क्वायर से 6 7 42, वो वाली ट्रिक जो बताई हुई है उससे 65 यहां से सीधा आ जाता है, तो ये ट्रिपलेट बन रहा है। तो साइन थीटा की वैल्यू होगी 16/65 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज P/H, और कॉस थीटा की वैल्यू होगी 63/65,
तो ये बन जाएगा 79/65 जो कि दिया है ऑप्शन सी में। यही आपका आंसर हो जाएगा। कितने मेरे प्यारे मित्रों ने सॉल्व कर दिया है, जल्दी जल्दी बता दीजिए। देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं, तो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin 4 थीटा cos 4 थीटा प्लस 4, ये किसके बराबर होगा? ये किसके बराबर होगा? तो देखो सीधा सीधा इसमें कुछ भी नहीं है, कोई खास बात नहीं है। 5, अनमोल ने आंसर दे दिया है 5। वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहां पर आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। मैं इसको लिखता हूं 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा अपॉन में यहां पर दिया हुआ है ये पूरी वैल्यू। इसको मैं लिख सकता हूं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा और प्लस में 4। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होता है। ये पूरा जो है ये 1 के बराबर है, तो ये 1 - 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर बनता है। ये पूरा का पूरा इससे कट जाता है, तो 1 + 4 आंसर आपका 5 के इक्वल आ जाता है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर आएगा। प्रतीक, पंकज सबने आंसर दे दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। आंसर जो आएगा आपका वो आएगा डी ऑप्शन। ये मैंने सबमिट किया और यस, ये आपका आंसर होगा। आज का टोटल हम जो है 41वें क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं। आज का 41वां क्वेश्चन, और टोटल 191 क्वेश्चन हमने पिछले 3-4 दिन में कर लिए। 191 पर हम पहुंच गए हैं। तो जल्दी से बता दीजिए कैसे इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। ये सवाल जो है ये आपके सामने दिया हुआ है। तो रेक्टेंगल जो है वो 48 सेंटीमीटर लॉन्ग और 14 सेंटीमीटर वाइड है। इफ द डायगोनल मेक्स एन एंगल थीटा विद द लॉन्गर साइड, व्हाट इज दिस इक्वल टू? इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। इसकी पूरे की वैल्यू क्या होगी ये बताना है आपको। तो दोस्तों यहां पर आप लोग ध्यान रखना कि यहां पर एक रेक्टेंगल जो है वो 48 सेंटीमीटर लॉन्ग यहां पर दिया हुआ है। एक रेक्टेंगल की हम यहां पर बात कर रहे हैं। ये आपका यहां पर रेक्टेंगल है। ये रेक्टेंगल यहां पर दिया हुआ है। इसकी लेंथ है 48 और इसकी विड्थ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पर बोला है एंगल थीटा जो है ये बनाता है डायगोनल। इसका जो डायगोनल बनेगा, ध्यान से देखना, इसका जो डायगोनल बनेगा वो लॉन्गर साइड के साथ थीटा एंगल बनाता है। थीटा एंगल ये 48 है, ये भी 48 होगा, ये भी 14 होगा, और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू आपको यहां पर बतानी है। तो आप सीधी सीधी बात यहां पर ये है कि ये तो हमारा आ गया। अब हम अगर इसको निकाल लें, क्योंकि सेक थीटा और कोसेक थीटा के अंदर जब आप निकालोगे तो आपको हाइपोटेन्यूज की जरूरत पड़ेगी। तो आपको जो ये डायगोनल है, डायगोनल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। डायगोनल की वैल्यू होगी 48 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर मीन्स 2304 प्लस 196, जोड़ोगे तो 2500 आएगा, और 2500 का जो अंडर रूट होता है वो होता है 50। ये डायगोनल आपका जो है वो 50 निकल कर आएगा। ठीक है, स्क्वायर वगैरह करने की ट्रिक आप सब लोगों को अच्छे से आती है कि नहीं आती है? बताई हुई है कई बार। 48 का स्क्वायर मेंटली होता है। ठीक है, तो वो ट्रिक लगा के आप फटाफट किया करो। 100 तक के स्क्वायर तो आपको मतलब मेंटली कर लेते हैं हम, सारी ट्रिक्स हमको पता है किस तरह से हम करते हैं, तो ये सब काम आती है कैलकुलेशन करते समय। ये 50 आ गया। अब सेक थीटा की अगर हम बात करें, सेक थीटा की अगर हम बात करें तो सेक थीटा किसके बराबर होगा? सेक थीटा जो है वो आपका बराबर होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कर्ण बटा आधार। तो ये हो जाएगा 50/48 प्लस कोसेक थीटा आपका होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो 50/14। ठीक है, तो ये जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 16 तिया 48, 7 16 7 112 तिया 336 इसका एलसीएम आएगा, और 48 से जब आप इसको काटोगे 7 बार, 7 पंजे 35, 350 आएगा, और 14 दूनी 28, 24 बार ये कट रहा है, 24 पंजे 120, 1200 ये आएगा। मतलब ये आपका आ गया 1550/336। ऑप्शंस को अगर देखें तो थोड़ा इसको काट लेते हैं हम, तो काटेंगे तो 775/168 ये आपका निकल कर आता है। ऑप्शन ए आपका यहां पर आंसर बनकर आ जाता है। इज इट क्लियर गाइज? इज इट क्लियर? बात समझ में आई?
इस तरह से ये सवाल करना है। बिल्कुल ऐसे ही चीजें आपको CDS के एग्जाम में मिलने वाली है दोस्तों। बढ़िया से प्रैक्टिस कर लो यहाँ पर मेरे साथ। ये महा रिवीजन क्लासेस जो हैं ये बहुत लाइफ चेंजिंग क्लासेस हैं दोस्तों। इन सब की बार बार अच्छे से प्रैक्टिस करो, बार बार रिवाइज करो कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है? तब जाकर आप लोग आसानी से नंबर वहां पर लेकर आओगे। आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। यहां पर अगर मैं बात करूं व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग साइड्स, ये लेंथ यहां पर दी हुई है सारी, ये यहां पर लेंथ दी हुई है। इस तरह के सवाल को दोस्तों देखते हैं ऐसे डर लगता है कि ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ भी इस तरह से दी जाती है क्या, इतना खतरनाक लगता है। तो हम क्यों लफड़े में पड़े फालतू कि इस तरह की लेंथ दे दी ट्राइंगल की साइड्स की, तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। हम इसको फालतू एरिया मतलब हम उस हिसाब से नहीं निकालेंगे जो हेरन्स फॉर्मूला है या ट्राइंगल का एरिया का जो फॉर्मूला है, हम लगाएंगे इसमें अलजेब्रा, वैल्यू पुटिंग मेथड। कैसे भाई, मैं जो है यहां पर सब जगह लगा रहा हूं XYZ, तीनों को मैं 2 के बराबर लगा रहा हूं, क्योंकि एक में कई बार चक्कर पड़ जाता है। ऑप्शंस में एक लगाते हैं तो कई ऑप्शन सेम आ जाते हैं, तो मैं 2 लगा रहा हूं। तो इसका मतलब 2/2 1, ये टोटल जो लेंथ है ये 2 के बराबर आ गई। यहाँ पे भी 2 लगाओगे तो ये भी 2 आ जाएगा और ये भी 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने बना लिया जिसकी साइड्स हैं 2 तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। इसका एरिया जो होता है वो होता है √3/4 A²। तो √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड क्या है 2 का स्क्वायर 4, तो √3 ये इसका एरिया आ रहा है इस ट्राइंगल का। √3 हमको कौन से ऑप्शन में मिल रहा है ये हमको चेक करना है। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो 2 लगाऊं तो यहां पर मेरा बनता है दोस्तों 8 का स्क्वायर 64, और ये 8 बराबर 8 बनता है, ये नहीं आएगा। अंडर रूट में ये बनता है 8 और ये बनता है 6, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? √3 इसके बराबर नहीं आएगा। यहाँ पे लगाऊं तो 2/2 ये अंडर √3 बन रहा है। यहाँ पे लगाऊं तो 4 ये √12 2 लगाओगे तो 8, √4/3 बन रहा है। 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, √3/2 बन रहा है। ठीक है, ये बन रहा है। यहाँ पर देख लेना, चेक कर लेना। 2 दूनी 4, 4 और 4 8, 4 4 4 12, 12 और 8 ये बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा कौन सा आंसर आ रहा है? सी ऑप्शन। वाई आई डिडंट पुट 1, आप कह रहे हैं 1 लगा दो। 1 लगाने से गड़बड़ ये हो रही है कि ये दोनों ऑप्शन सेम आ जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 को अवॉइड किया और 2 लगाया। तो वो आपको ध्यान रखना है कि क्या वैल्यू बेटर रहेगी। ठीक है, इसलिए आंसर जो यहां पर आपका आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा सी ऑप्शन। तो यहां पर हमने घुसा दिया अलजेब्रा वाला वैल्यू पुटिंग मेथड। ये डेविएशन का सवाल है दोस्तों, ये है मीन डेविएशन का सवाल। दोस्तों जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हो तो हमेशा यही सोचो कि मैं आखिरी बार पढ़ रहा हूं, कल मेरा एग्जाम है और इसलिए मैं आज पढ़ रहा हूं। अगर इस सोच के साथ आप पढ़ने लग गए तो यकीनन मैं बता रहा हूं एक ही बार में एग्जाम को आप पास कर लोगे। अगर आप ये सोच के बैठोगे कल एग्जाम है और आज मैं पढ़ रहा हूं, तो आप देखो किस तरह एग्जाम को पास करोगे। ठीक है, तो जब भी पढ़ाई करने बैठो तो इसी तरह बैठो कि मैं आखिरी बार पढ़ रहा हूं क्योंकि कल मेरा एग्जाम है और उसको मेरे को पास करना है। ठीक है, तो आपको जो है एग्जाम पास करने में सफलता जरूर मिलेगी। यहां पर अगर मैं बात करूं व्हाट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम द मीन ऑफ द सेट ऑफ वैल्यूज, इसका मीन आपको पहले निकालना पड़ेगा। तो इसका मीन क्या होगा दोस्तों? सबको ऐड कर दो फटाफट से, जल्दी से ऐड करके बताओ या मुझसे ही करवाओगे सारा ऐड? फटाफट देखता हूं कितने लोग करते हो आप लोग ऐड। ऐड आप लोग करो क्योंकि मैं तो कर ही दूंगा अभी। फटाफट से आप लोग बताओ, ठीक है, कितने लोग इसको ऐड करते हैं। तब तक मैं भी आप लोगों की हेल्प कर देता हूं, ऐड कर देता हूं। ठीक है, 7 और 4 11 और 5 16 और 7 23 29 32 और 5 37 40 45 और ये 50 की 0 हो गई। ऊपर 5 6 7 8 15 23 30 37 43 और 2 45, 450 आ रहा है। कितनी टर्म्स हैं? 10 टर्म्स हैं। 10 से डिवाइड किया, मीन आ गया 45। ये मीन आ गया कितना? 45 इसका मीन आ गया। डेविएशंस क्या क्या होते हैं? मीन डेविएशन आपको यहां पर निकालने हैं। तो इसका मतलब आपको मीन के साथ डिफरेंस लेना है सारी टर्म्स का। ठीक है, मीन माइनस टर्म्स ये आपको करना है।
तो यहाँ पर 45 अगर आया है, 45 माइनस 25 जब आप करोगे तो ये 20 आएगा। 45 माइनस 65 जब आप करोगे तो माइनस का 20 आएगा। आएगा कि नहीं बताओ जल्दी से। तो मीन में से ही माइनस करना है आपको सबको। 45 माइनस 73 करोगे तो माइनस का 28 आएगा। ये माइनस 30 आएगा। यहां करोगे तो माइनस 38 आएगा और यहां करोगे तो माइनस 31 आएगा। यहां करोगे तो ये आएगा 28 प्लस का 28 28 और यहां करोगे तो आएगा प्लस का 30। यहां करोगे तो प्लस का 38 और यहां करोगे तो प्लस का 31। क्या देखो सारे कट गए क्या? ये कट गया, ये कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, सब कट गया तो क्या बचा? 0। तो मीन डेविएशन जो है वो कितना आ गया? 0। वेरी वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। प्रतीक, पंकज, सबने जो है सही आंसर यहां पर दिया है। तो आंसर जो इस क्वेश्चन का होगा वो होगा 0, मींस बी ऑप्शन। बी ऑप्शन यहां पर आपका सबका आंसर हो जाएगा। ये आप लोग जो है अगला सवाल आपके सामने है, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस। 5 ऑब्जर्वेशंस का जो मीन है वो है m। और मुझे पता है कि मिडिल वैल्यू ही मीन होगी क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है। ठीक है, तो m की वैल्यू है x प्लस 4, तो x की वैल्यू हो गई m माइनस 4। तो फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस का मीन क्या होगा? फर्स्ट 3 जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनका मीन मिडिल वैल्यू ही होगी। तो इनका जो मीन होगा वो x प्लस 2 होगा फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस का। और x की जो वैल्यू है हमको पता है क्या है? m माइनस 4 है। तो m माइनस 4 प्लस 2 इक्वल टू m माइनस 2। ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। व्हाट इज द मीडियन? मीडियन का तरीका मैंने आपको कल भी बताया था, डेली बता रहा हूं। मीडियन निकालने के लिए हमको क्या करना होता है? पहले सबको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना पड़ता है। यहां पर ये पहले ही असेंडिंग ऑर्डर में सब अरेंज्ड हैं। तो अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हैं तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 50 है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए आप 100 को 2 से डिवाइड करोगे तो 50 टर्म्स आ रही हैं टोटल। और 50 एक इवन नंबर है। जब टोटल टर्म्स इवन हो तो हमेशा ध्यान रखना, जो n/2th टर्म होती है और n/2 प्लस 1th टर्म जो होती है, n/2th टर्म और n/2 प्लस 1th टर्म जो होती है, इन दोनों का एवरेज लेने पर ही आपका जो है, इन दोनों का एवरेज ही आपकी मीडियन होती है। तो n/2 मतलब 50/2 मतलब 25th टर्म और 26th टर्म, इन दोनों का एवरेज आपको लेना पड़ेगा। अब भैया यहां पर जो है 25th टर्म कौन सी होगी? तो 25th टर्म यहां पर होगी 25 इंटू 2 मतलब 50, क्योंकि सब 2 2 से मल्टीप्लाई होके बढ़ती जा रही है। दूसरी टर्म क्या है? 2 इंटू 2। तीसरी टर्म क्या है? 2 इंटू 3। तो 25वीं टर्म क्या होगी? 2 इंटू 25। 26वीं टर्म क्या होगी? 26 इंटू 2 52 52। ठीक है, तो इन दोनों का आपको एवरेज ले लेना है। 50 प्लस 52/2। वैसे तो आपको पता है 50 और 52 का एवरेज 51 ही होगा, मिडिल वाला नंबर। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा कितना? 51। 51 जो है इसका मीडियन आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। ये मैंने सबमिट किया। कूल। द हार्मोनिक मीन एंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर्स आर गिवन, व्हाट इज देयर अरिथमेटिक मीन? बढ़िया सवाल है दोस्तों, सीधे सीधे ऐसे सवाल भी आ जाते हैं और अगर आपको पता नहीं है तो वो डेफिनेटली गलत होते हैं। और डेफिनेटली मुझे पता है कि 99% लोगों को हार्मोनिक मीन का पता नहीं है, तो इस इजी से सवाल को भी गलत कर देते हैं, हार्मोनिक मीन का भी पता नहीं होने के कारण। ठीक है, तो ये ध्यान रखना दोस्तों, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। इतना सा आपको यहाँ पर लगाना है, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन 12 दिया हुआ है, 12 का स्क्वायर इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इनटू 10 का स्क्वायर। तो अरिथमेटिक मीन आपका जो है वो आ जाएगा 144/100 इक्वल टू 14.4। ये आ जाएगा आपका कितना? 14.4।
14.4, ये आपका अरिथमेटिक मीन निकल कर आ गया। डी ऑप्शन यहां पर आपका आंसर आ गया। इज इट क्लियर? वेरी गुड। विकास कह रहे हैं, शुभम कह रहे हैं, वेरी गुड, बिल्कुल सही आप लोग करके आओगे इस तरह का कोई भी सवाल आ गया तो। और दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, हमको पता है कि अगर दो नंबर हैं ए और बी, ये ध्यान रखना, दो नंबर हैं ए और बी, अगर इनका आपको अर्थमेटिक मीन चाहिए तो हमको अच्छे से पता है कि a प्लस बी बाई 2 होता है। ऐसे ही ज्योमेट्रिक, इसके अंदर अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन चाहिए, इसके अंदर आपको ज्योमेट्रिक मीन चाहिए तो वो होता है अंडर रूट ए बी। और इसका अगर आपको हार्मोनिक मीन चाहिए तो वो होता है 2ab अपॉन a प्लस बी। ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हो, अलग अलग तीनों के फॉर्मूले आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। तो आप लोग याद रखना हार्मोनिक मीन जो होता है दोस्तों, जैसे a1 से लेके a2 से लेके an तक की टर्म्स हैं, तो उनका हार्मोनिक मीन निकालने के लिए आप हमेशा याद रखना n अपॉन, पहले भी बताया था मैंने, 1 अपॉन a1 प्लस 1 अपॉन a2 प्लस एंड सो ऑन 1 अपॉन an, ये फॉर्मूला लगाते हैं हार्मोनिक मीन का। तो a और b का भी आप जब निकालोगे तो इसी तरह से ये बनकर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो पूरा तरीका हो गया, इस तरह भी सोल्व कर सकते हो, बाकी आप यहां से डायरेक्ट भी इसको निकाल सकते हो। इज इट क्लियर? सभी लोगों को बात समझ में आ गई? यस, ग्रेट, पंकज ने बताया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका आंसर हमारा 14.4 मैंने सेलेक्ट किया और ये रहा आपका आंसर। वाओ। अगला सवाल आपके सामने आ गया है। A solid metallic cylinder of height 10 centimeter and radius 6 centimeter is melted to make two cones in the ratio of volume 1:2 and of same height of 10 centimeter. What is the percentage increase in the flat surface? फ्लैट सरफेस की में परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर बताते हैं। ये ध्यान रखना दोस्तों, इस सवाल को हम कैसे सोल्व करेंगे, बड़े ध्यान से देखना। ए सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर यहाँ पर दिया हुआ है, हाइट 10 सेंटीमीटर है, रेडियस इसकी 6 सेंटीमीटर है, मेल्ट किया गया है टू कोन्स बनाने के लिए, दो कोन्स, इन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम 1:2 ऑफ सेम हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। पहला काम जो मैं इसमें करने जा रहा हूं वो ये है कि मैं सिलेंडर जो है, सिलेंडर की अगर मैं बात करूं तो उसकी हाइट और रेडियस दी हुई है, तो इसका वॉल्यूम मैं निकालने जा रहा हूं, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, आर है 6, एच है 10, 6 का स्क्वायर 36, 36 इंटू 10 360 पाई, ये इसका वॉल्यूम आएगा। इसको मेल्ट करके दो कोन बनाए गए हैं, तो अगर इसको मेल्ट करके आप दो कोन बना रहे हो, ठीक है, तो उन दोनों कोन का जो टोटल वॉल्यूम होगा वो इस सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो सिलेंडर का वॉल्यूम है इसको आपको 1:2 के रेशो में डिवाइड करना है। तो 3 पार्ट इक्वल है 360 के, तो 1 पार्ट इक्वल होगा 120 के, तो एक पार्ट तो आ जाएगा 120 पाई और दूसरा पार्ट आ जाएगा 240 पाई। ये दोनों कोन के क्या आ जाएंगे, ये कोन 1 और ये कोन 2, दोनों कोन के वॉल्यूम आ जाएंगे, वॉल्यूम। अब मैं ऐसा करता हूं दोस्तों, व्हाट इज द फ्लैट सरफेस में परसेंटेज इंक्रीज देखना है, तो पहले मैं इनकी रेडियस निकालता हूं, क्योंकि दोनों की हाइट तो पता है हमको 10 सेंटीमीटर है दोनों कोन्स की, तो इसका वॉल्यूम जो होता है वो 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच होता है। एच 10 दे रखी है और वॉल्यूम है 120 पाई, पाई से पाई कैंसिल कर दिया और यहां से 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 3 को इधर मल्टीप्लाई किया 36, आर की वैल्यू आ गई 6। ऐसे ही यहाँ पे भी मैंने यही लगाया और 1/3 इसके भी बराबर मैंने 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच ये कर दिया, तो पाई से पाई कट गया और 0 से 0 कट गया, तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया 72 और आर की वैल्यू हो गई 6√2, क्योंकि 72 क्या होता है 36 इंटू 2 होता है। यहां से आर ये आ गया, यहां से आर ये आ गया। अब फ्लैट जो सरफेस है उसमें परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है, तो फ्लैट सरफेस, पहले सिलेंडर की फ्लैट सरफेस देखनी पड़ेगी आपको। सिलेंडर की फ्लैट सरफेस जो होगी दोस्तों वो कौन सी होती है, वो होती है ऊपर और नीचे वाली सरफेस, सर्कुलर जो सरफेस है वो फ्लैट सरफेस होती है। तो सिलेंडर जब बना होता है तो ऊपर का सर्कल और नीचे का सर्कल,
पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, टोटल फ्लैट सरफेस जो होती है वो होती है 2 पाई आर स्क्वायर, सिलेंडर की फ्लैट सरफेस। और आर की वैल्यू 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36 दूनी 72 पाई, 72 पाई, ये फ्लैट सरफेस थी सिलेंडर की। इनकी अगर हम बात करें तो इसकी कोन के अंदर जो फ्लैट सरफेस होती है, सर्कल जो होता है वो केवल एक ही सर्कल होता है नीचे की तरफ, पाई आर स्क्वायर। तो इसकी जो फ्लैट सरफेस आएगी वो 36 पाई आएगी, पाई आर स्क्वायर। और इसकी भी पाई आर स्क्वायर जब आप निकालोगे फ्लैट सरफेस तो इसका स्क्वायर करोगे तो 72 पाई आएगी, 72 पाई प्लस 36 पाई, तो कोन की फ्लैट सरफेस हो जाएगी 72 पाई प्लस 36 पाई, जो कि 108 पाई के इक्वल हो जाएगी। और सिलेंडर की जो आएगी वो आ रही है हमारी कितनी, 72 पाई। सिलेंडर की फ्लैट सरफेस है 72 पाई, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हो गया, टोटल इंक्रीज हुआ 36 पाई का, कितने पर, 72 पाई पर इंटू 100, तो ये आ गया 50%। तो फ्लैट सरफेस में जो इंक्रीज है वो कितना हुआ है, 50% का इंक्रीज हुआ है दोस्तों। बात समझ में आई? तो आंसर जो इस क्वेश्चन का होगा वो होगा 50%। बढ़िया सवाल है, ठीक है। कुछ लोग ही इसको कर पाएंगे, तो मस्त सवाल है, ध्यान रखना, इसके अंदर सारे फॉर्मूले यूज हो गए आपके। इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल की जो एक साइड है 15 दे रखी है, तो मैक्सिमम पेरीमीटर कितना होगा। अब मैक्सिमम पेरीमीटर कैसन निकालोगे इसका, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल के ट्रिपलेट्स पता होने चाहिए तब जाके निकलेगा। अब 15 के साथ तो 15, 20, 25 का बनता है, हमको ये पता है, बस 15, 20, 25 का बनता है, लेकिन उसका पेरीमीटर तो बहुत कम है। आगे तो 15 के साथ और भी बन सकता है ट्रिपलेट, तो वो कौन से ट्रिपलेट बन सकते हैं, तो ये यहां पर सवाल खड़ा हो गया था। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये जो सवाल था इसमें 15 के साथ जो ट्रिपलेट बनता है, 15 के साथ वो 112 और 113 का ट्रिपलेट बनता है, ये मैक्सिमम ट्रिपलेट बनता है, मैक्सिमम ट्रिपलेट। तो यहां से ये ट्राइंगल की साइड ये आएंगी, इन तीनों को ऐड करोगे तो पेरीमीटर जो आएगा आपका 240 आ जाएगा। ये आपका यहां पर आंसर आएगा। किसी को याद होता है, कोई चीज देख ली, तो नहीं याद होता है तो गड़बड़ हो जाती है। अब इसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, कोई ऑड नंबर अगर एक साइड आपकी जो है ऑड नंबर में है, सबसे छोटी साइड अगर आपकी ऑड है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एन स्क्वायर प्लस 2n, ठीक है, का इसका पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। अगर ये चीज आपको पता होती तो आप इस सवाल को कर सकते थे। जैसे मैं यहां पर n की वैल्यू 7 लगा दूं, तो 7 दूनी 14 और एक 15 स्क्वायर, 15 आ सकता है। तो 15 के साथ जो भी मैक्सिमम साइड्स हो सकती हैं ट्रिपलेट में, वो अपने आप यहां से आ जाएगी। तो n की वैल्यू 7 लगाई, तो 7 का स्क्वायर 49 दूनी 98 और 7 दूनी 14, तो 112, ये 112 का स्क्वायर हो रहा है। और इससे एक ज्यादा ये होता है हमेशा, ये 113 का स्क्वायर हो रहा है। ये ट्रिपलेट बनता है और इसी से आपकी मैक्सिमम वैल्यू पेरीमीटर की निकल कर आएगी। बहुत ही तगड़ा सवाल था। अब देख लो दोस्तों, ये सवाल जो है आपके CDS के एग्जाम में आ गया था, तो इसने कैसा गरियाया होगा लोगों को, होगा कि नहीं भाई? बात समझ में आई सबको? कैसन हालत हो गई होगी सबकी। तो आंसर जो है इसका है 240 सेंटीमीटर। ए थिन रॉड ऑफ लेंथ 24 मीटर। एक रॉड से आपने जो है उसको इक्वल साइज में कट करके और एक क्यूब का स्केलेटन बना दिया, क्यूब का स्केलेटन बना दिया यहां पर आपने। और what is the area of one of the faces of the largest cube thus constructed। तो टोटल लेंथ यहां पर दे रखी है 24 फीट, ठीक है। और आप लोग ध्यान देना कि इसको जब आप कट करोगे तो क्यूब जब बनेगा तो क्यूब की टोटल जो साइड्स बनेंगी, एजेस जो बनेंगी, वो टोटल 12 बनेंगी, 12, और 12 समान लेंथ की होगी, सेम लेंथ की। तो क्यूब का जो स्केलेटन बनेगा तो 24 को आपको 12 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक की साइज जो आएगी, एक साइड की जो साइज आएगी वो 2 फीट आएगी, 2 फीट। और क्यूब में हर फेस जो होता है वो स्क्वायर होता है, तो उसका एरिया जो होगा 2 इंटू 2, 4 स्क्वायर फीट होगा। तो आंसर आपका यहां पर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा,
ज्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने का काम नहीं था, सीधा ही आपको यहाँ पर आंसर निकालना था 4 स्क्वायर फीट। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। कूल, ये आपका यहाँ पर आंसर हो गया है। अगला सवाल आपके सामने है, कंसीडर ए ट्रेपेजियम। एक ट्रेपेजियम आपको दिया हुआ है ABCD इन विच AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज परपेंडिकुलर टू AB। If the trapezium has an in circle which touches AB to E, AB at E, CD at F and BC at R, where EB equal to 25। जैसे मैंने यहाँ पर आपका बनाया एक ट्रेपेजियम, एक ट्रेपेजियम मैंने यहाँ पर आपका इस तरह से बनाया, ठीक है। इसको मैंने ले लिया AB और AD इस पर एक परपेंडिकुलर मैंने ले लिया, इस तरह से मैंने बनाया, ठीक है। और ये AB हो गया, ये D पॉइंट ले लिया क्योंकि यहाँ पर बोला है AD इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। फिर मैंने इसको इस तरह से एक ट्रेपेजियम बना दिया और ये मैंने क्या ले लिया, पैरेलल ले लिया। ये ट्रेपेजियम दिया हुआ है, ये C पॉइंट मैंने ले लिया ABCD। अब यहां पर मैं अगर बात करूं दोस्तों इस क्वेश्चन की, तो यहां पर ये बोला है ट्रेपेजियम हैज एन इन सर्कल विच टचेस AB एट E। एक इन सर्कल आपको यहां पर बनाना है, तो ट्रेपेजियम के अंदर जो है एक इन सर्कल बना हुआ है, ये यहां पर बोला गया है। AB को ये टच करता है कौन से पॉइंट पर, E पॉइंट पर टच करता है। CD को टच करता है ये F पॉइंट पर, CD को ये F पॉइंट पर टच करता है। BC को ये R पर टच करता है, यहां पर टच करता है। और EB को टच करता है, EB इक्वल टू ये क्या दिया हुआ है, EB इक्वल टू 25 दिया हुआ है। तो ये जो पूरी वैल्यू है इसकी वैल्यू दी हुई है 25 दोस्तों, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये यहां पर 25 दी हुई है एंड FC इक्वल टू 16 दिया हुआ है। FC इक्वल टू 16 दिया हुआ है। FC कौन सा होगा आपका, ये वाला होगा, ये दिया हुआ है आपका 16 के इक्वल, ये 16 आपका यहां पर दिया हुआ है। तो ये यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं, यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं, ये सारी बातें आपको यहां पर दी हुई है। व्हाट इज द डायामीटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का डायामीटर आपको यहां पर निकालना है। तो सर्कल का डायामीटर निकालने के लिए आप क्या करोगे, ध्यान से देखना दोस्तों, इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूं। आप लोग मुझे ये बता दो पहले, इस एक ही क्वेश्चन में काफी कॉन्सेप्ट हम लगाने जा रहे हैं, ध्यान से देखना, एक ही क्वेश्चन के अंदर काफी सारे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। इस एक पॉइंट से यहां से दो टेंजेंट्स आ रही हैं, आपको दिख रही हैं, ये 16 के इक्वल है, तो क्या ये भी 16 होगी, क्या होगी, क्योंकि ये 16 दोनों टेंजेंट्स हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां इसी पॉइंट से ये टेंजेंट आ रही है, इसी से ये टेंजेंट आ रही है, ये 25 है तो ये भी 25 होगी, क्या बिल्कुल होगी। तो ये 25 और 16 मिलके क्या ये टोटल 41 होगी, क्या बिल्कुल होगी। ये पूरी साइड जो है 41 होगी, ये मुझे पता लग गया। जो जो हम कर सकते हैं वो हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, ये मुझे पता लग गया 41 है, ये 25 है और मुझे निकालना है डायामीटर। तो डायामीटर अगर मुझे निकालना है, यहां पर ये टेंजेंट इसको टच कर रही है, अगर मैं ये दोनों टच पॉइंट्स को मिला दूं, अगर मैं यहां से दोनों टच पॉइंट्स को मिला दूं और यहां से ये आपका सेंटर पॉइंट है, यहां से भी मैं एक परपेंडिकुलर यहां पर डाल दूं 90 डिग्री, 90 डिग्री, हमको पता है ये भी 90, ये भी 90, ये पूरा रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। तो ये डायामीटर निकालने के लिए मैं अगर ऐसा करूं कि अगर मैं इस पूरी लेंथ को निकाल लूं तो यही मेरी पूरी डायामीटर के इक्वल होगी। तो मैं क्या करता हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करता हूं। दोस्तों आप लोग ध्यान से देखना कि यहां पर दिया हुआ है 16, क्या ये 16 है तो क्या ये भी 16 होगा, क्या दोनों के दोनों 16 होंगे। ये 16 है तो ये भी 16 है क्योंकि ये रेक्टेंगल है, ठीक है, सामने आमने सामने की साइड बराबर होगी। ये टोटल 25 है, 25 में से 16 गया तो ये आ गया आपका 9। तो अब यहां पर पाइथागोरस ट्रिपलेट काम में आ गया, ये 41 है, ये 9 है, तो ये होगा 40। हमको ट्रिपलेट पता है अच्छी तरीके से, नहीं भी पता है तो पाइथागोरस थ्योरम आप लगाकर 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 40। अगर ये 40 है तो डायमीटर भी 40 हो जाएगा। यही आपका आंसर है, डी ऑप्शन मतलब यहां पर आपका
आंसर आ जाएगा। मैं इसको करता हूं सेलेक्ट और यहां करता हूं सबमिट, तो ये आपका आ गया यस। तो बच्चों आई होप कि आप लोगों को जो टॉपिक अभी मैंने समझाया वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस, एंड डाउनलोड द एम्बाइब ऐप और टाइप imbibe.com on your browser to get amazing contents, books, and attend AI-based tests to improve your competency to attend test. Thank you so much. Keep imbibing. We believe in you.